हेलो एवरीवन, कनेक्ट सिल्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। राजस्थान इकोनॉमी पढ़ रहे थे हमने, उसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा रूरल डेवलपमेंट। पहला हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात करी थी। रूरल डेवलपमेंट में 2 लेक्चर हो चुके थे और मैंने आपको बताया था कि जो विकसित राजस्थान है 2047, उसमें हमारे कुछ गोल्स हैं और कुछ थ्रस्ट एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं, कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जो 6 प्रमुख क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं वो हमने देखे थे। उसमें से 2 पिलर उनको मैं बोलता हूँ कि जो अपने इकोनॉमिक रिव्यू में जितने भी स्कीम्स दे रखी हैं उनको हमने उन्हीं 6 पिलर्स में बांटने की कोशिश करी है। वो 6 पिलर कौन कौन से थे? एक तो हमने बात करी थी कि ग्रामीण क्षेत्र में हमें रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। रोजगार के लिए गांव में हम देखते हैं कि जनरली जो रोजगार दिखता है कि हाँ भाई बस स्टैंड पे चाय की थड़ियाँ खोल दी, उसके अलावा भी और भी रोजगार हो सकें। इसको एक तो हमने देखा था कि कैसे उनके हम इनकम लाइवलीहुड सिक्योरिटी कर सके, इनकम ऑगमेंटेशन कर सकें। उसके लिए हमने राजीविका की बात करी थी, ठीक है। उसके लिए हमने बात करी थी एमजी नरेगा की बात करी थी, जिसका नाम अब क्या हो गया, वीबी जी राम जी हो गया। दूसरा पिलर हम देख रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें 2 चीजें हो, इंक्लूसिव हो और एक्सेसिबल हो। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा था, उसमें हमने कई सारे स्कीम्स की बात करी थी, ठीक है। हमने रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड्स की बात करी थी कि डांग एरिया के लिए, मेवात एरिया के लिए कौन कौन से डेवलपमेंट बोर्ड हैं। एक मैंने थार एरिया भी इससे में कंक्लूड किया था कि वो भी थोड़ा सा अलग क्षेत्र है। प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन ने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी थी। ट्राइबल एरिया होते हैं उसमें जो पीवीटी ग्रुप होते हैं, जो सहरिया कम्युनिटी है, उनके लिए हमने 12 जिले के लिए बात करी थी कि पीएम जनमन स्कीम काम करती है, उनमें उनके लिए वही पक्के मकान बनवाएंगे, वही सारी चीज़ें। उसके अलावा जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे हमारी कभी कभी अपेक्षाएं होती है कि वो भी कुछ काम करवा दें, तो उनके लिए भी 2 स्कीम चलती है, एमपी लेड और एमएलए लेड स्कीम। फिर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं कॉमन, तो जन भागीदारी को प्रमोट करते हुए हम बनवा सकते हैं। इसके बारे में हमने बात करी थी, जिसमें 90-10 का प्रोविजन था, ठीक है, 70-30 का प्रोविजन था, और जहाँ पे SC/ST की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो वहाँ पे हमने थोड़ा और 80-20 का किया था। फिर हमने किसी क्षेत्र विशेष के लिए अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हमने बात करी थी जिला उत्थान योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। किसी डिस्ट्रिक्ट की कोई स्पेशल नीड है उसके लिए हमने इसके बारे में बात करी थी। फिर हमने देखा था कि सांसद कुछ ग्राम पंचायतों को गोद लेंगे और उसी को फिर आदर्श बनाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना थी, और थार बोर्ड एरिया हमने देख लिया था। तो ये 2 पिलर हम देख चुके थे। थर्ड पिलर आज जो हमने देखने वाले हैं, थर्ड पिलर हम देखेंगे आज सेफली मैनेज्ड एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें क्या क्या बात करेंगे? अगर आपको इकोनॉमिक रिव्यू विकसित राजस्थान याद आ रहा हो, जिसमें हमने 4 थीम पे बात करी थी, जिसमें एक थर्ड थीम हुआ करती थी कि फ्यूचर रेडी राजस्थान हो, ठीक है। तो जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम फ्यूचर रेडी बनाना चाहें तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। तो जल और स्वच्छता की बात यहाँ पे की गई है कि हम फ्यूचर रेडी राजस्थान में जब ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो जल और स्वच्छता को अपन ढंग से कर सकें, तो वाटर को मैनेजमेंट करना है और स्वच्छता को बनाए रखना है। तो इसी बारे में अपना जो एक पिलर है कि सेफली मैनेज एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए। सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। हम थर्ड पिलर की बात कर रहे थे कि हम किस तरह से जलवायु, कुल मिला के हमें पानी और स्वच्छता की बेटरमेंट की बात करनी है, कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि सुरक्षित रूप से हमें प्रबंधित करना है, मैनेजमेंट करना है किसका, और क्लाइमेट रेजिलिएंट की बात करनी है, जल का और स्वच्छता सेवाओं की। तो इसमें अपन वाटर और सैनिटेशन से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं उसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या क्या है, तो पहले तो एक चीज देख लेते हैं कि क्या क्या अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मिशन अमृत सरोवर,
कि इसमें कौन सी बात की गई है, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की अपन बात करेंगे। फिर फ्यूचर में जब ईंधन की बात होती है तो बायोफ्यूल अथॉरिटी की बात करेंगे, कैसे अपन बायोफ्यूल की बात प्रमोट कर सकते हैं। और एक स्वच्छ भारत मिशन, जब स्वच्छता की बात होगी तो एक सबसे पॉपुलर स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन। उसके 2 वर्जन हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्र वाली इसमें आ जाएगी। तो ये जो पिलर है उसका है कि हमें जो सेफली मैनेज करना है, सुरक्षित रूप से प्रबंधन करना है और क्लाइमेट रेजिलेंट बनाना है। किसको? वाटर और सैनिटेशन को। तो हमें सेफली मैनेज करना है, 2 चीजें हैं, सेफली मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है, किसका? वाटर एंड सैनिटेशन का। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है हमें ये सब चीजें कैसी हो? वाटर, सैनिटेशन, क्लाइमेट रेजिलेंट हो। तो क्लाइमेट रेजिलेंट अपन को इसको बनाना है। अब सबसे पहला आता है मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सबको पता होगा, जब हमें आज़ादी के 75 साल हुए थे तब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया था, ठीक है। उसी में कई सारे इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किए थे, उसी का एक पार्ट है मिशन अमृत सरोवर। इसमें उन्होंने बोला था कि हम एक काम करते हैं, हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाना चाहते हैं अपन। कुछ नए बनाएंगे, किसी का जीर्णोद्धार करेंगे, पुरानों का रिनोवेट करेंगे। ये इससे क्या होगा भाई, हमें वाटर कंजर्वेशन हम कर पाएंगे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ये चीज़ें। तो इसमें यही था कि हम हर जिले में, कम से कम हर जिले में 75 ऐसे वाटर बॉडीज बनाएं, या तो उनको रिजनरेट करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, या जीर्णोद्धार करवाएं या नए बनाएं। 75 अमृत सरोवर, तो हर जिले में अपन 75 अमृत सरोवर बनाने की हमारी योजना थी। गोल ये था कि हम 50,000 अमृत सरोवर बनाएंगे। ऐसे पूरे भारत में कितना बनाएंगे हम? 50,000। अब ये जो अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, ये भी ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी तालाब खोल दिया और बस बना दिया, नहीं भाई, इसमें भी कुछ क्राइटेरिया होंगे कि भाई कितना बड़ा तालाब होगा, कितनी उसकी गहराई होगी, ये सब क्राइटेरिया है। तो वो है कि 1 एकड़ के आसपास इसका मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए? 1 एकड़ के आसपास का मिनिमम एरिया होना चाहिए। और इसके अंदर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होगी, जो जल भराव क्षमता होगी, वो कितनी होनी चाहिए? 10,000 क्यूबिक मीटर, 10,000 घन मीटर होनी चाहिए। ये इसका था। अब वही है, बोल बच्चन वाली चीजें हैं कि इससे क्या होगा भाई, वाटर कंजर्वेशन होता है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो वाटर की नीड होती है, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, चाहे भूजल के लिए, पीने के पानी के लिए, वो सब पूरी होती है, ठीक है। ये था। तो इसमें मुझे अगर याद रखने की बात हो तो सिंपल सी बात है कि ये लॉन्च हुआ था 24 अप्रैल 2022 को, ठीक है। अप्रैल 2022 जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे, उस टाइम पे हमने लॉन्च किया था। टारगेट यही था कि हर जिले में अपन एटलीस्ट कितने में 75 अमृत सरोवर बनाए, या तो नए बनाए या पुरानों का जीर्णोद्धार करवा दें, ठीक है। और उनका एरिया कितना होना चाहिए? 1 एकड़ एरिया होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? उनका जो जल भंडारण क्षमता है वो कितनी हो? 10,000 क्यूबिक मीटर हो, ठीक है। ये चीज थी। अब मैंने बताया कि टोटल टारगेट अपन ने 50,000 का रखा था पूरे भारत के अंदर, ठीक है, टारगेट 50,000 का था। अभी वर्तमान स्थिति में भी अगर अपन बात करें तो ये शायद 50,000 क्रॉस कर चुका है, 65,000 के ऊपर जा चुका है, और हम बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी स्कीम है, बनाए जा रहे हैं। अब ये अमृत सरोवर बनेंगे कैसे? कहाँ से पैसा आएगा? कौन इनमें काम करेगा? तो कोई अलग से इसमें फंड नहीं है, सरकार कोई बजट से एलोकेट नहीं करती कि अमृत सरोवर के लिए इतने फंड हमें दें। सरकार क्या करेगी? जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम है, जैसे मालूम मनरेगा है, तो भी मनरेगा के वर्कर हैं, आप उनसे तालाब खुदवाओ, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग स्कीम है, या जल सिंचाई योजना है, उसमें भी कुछ पैसा आता होगा। तो एग्जिस्टिंग स्कीम को इंक्लूड करते हुए, हम कन्वर्ज करते हुए, संरेखण करते हुए इस स्कीम को आगे बढ़ाते हैं। सेपरेट प्रोविजन का प्रावधान नहीं है इसमें, ठीक है। और राजस्थान में अगर हम बात करें तो पहले फेज के अंदर हमने 3138 ऐसे बना लिए थे, काम करवा लिए थे, और लास्ट में हमारा है 601 सेकंड फेज में काम चल रहे हैं। ये सब डेटा हमारे लिए काम का नहीं है, इनको मैं ट्राइबल डेटा बोलता हूँ, कुछ काम की चीज नहीं है। अगर मुझे इसमें याद रखना होगा तो जो चीज याद रखनी है वो मैं लिखा देता हूँ। कब किया है इसको अपन स्टार्ट? 24 अप्रैल 2022। कब? आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे हम, उसका एक इनिशिएटिव है महोत्सव, ठीक है। अब इसमें करते क्या है ना, इसमें क्या है, टारगेट ये था हमारा कि हमें 50,000 ऐसे अमृत सरोवर बनाने, 50,000 ऐसे अमृत सरोवर बनाने, और ये टारगेट अपन ने मई 2023 में प्राप्त भी कर लिया, ठीक है।
अचीव्ड भी कर लिया, इसको मई 2013 में बन भी गए। और ये 50,000 में से कैसे बनेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में, पर डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में मिनिमम कितने हो, मिनिमम 75 हो। अब ये न्यू भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं, और इनका रिनोवेशन भी हो सकता है, जीर्णोद्धार भी हो सकता है। ये अपन को करने थे, 50,000 ये करने थे, और 75, हर जिले में 75 ऐसे जल सरोवर होने चाहिए। और ये जो जल सरोवर, अमृत सरोवर बोलो या जल सरोवर बोलो, इनका जो क्राइटेरिया था कि इनके मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, 1 एकड़ इनका मिनिमम एरिया होना चाहिए, और इनकी जो भंडारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है, जल भंडारण क्षमता की जो कैपेसिटी है, वो कितनी होनी चाहिए, 10,000 क्यूबिक मीटर। बस इतनी सी बात हमको इसके बारे में याद रखनी है। राजस्थान में भी काम हुए थे, 2 फेज में काम हो गए। फेज 1 है ना, इससे रिगार्डिंग जो छोटे मोटे काम हैं वो 3038 पहले फेज में हो गए, और फेज 2 अभी चल रहा है, ठीक है, उसमें कुछ अराउंड 600 के आसपास काम चल रहे हैं। ये इतनी सी चीजें हमें याद रखनी। 6100 अमृत सरोवर की पहचान की गई है। अब इसमें कोई सेपरेट फंड है क्या, तो भाई इसमें सेपरेट फंड का प्रोविजन नहीं है। इसमें क्या होगा, ये स्कीम को क्या होगा, कन्वर्जेंस से होगा। जो भी सिंचाई की स्कीम चल रही है, ठीक है, मनरेगा चल रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री जल सिंचाई योजना, ठीक है, एमजी नरेगा, ये सबसे होगा, ठीक है। तो जैसे अपन जब नरेगा की बात कर रहे थे, वीबी जी राम जी की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको एक नरेगा सॉफ्ट बताया था ना, जहाँ पे नरेगा की साइट्स जो होती है उनका अपलोड होता है नरेगा सॉफ्ट। तो यहाँ पे भी वही सारी साइट, जैसे मान लो तालाब बनाया तो नरेगा सॉफ्ट में उसकी लोकेशन डाली जाएगी कि भाई आज नरेगा के वर्कर कहाँ काम करने गए थे। तो ये सारी डिटेल अपन को कहाँ पे मिल सकती है, नरेगा सॉफ्ट में अपन को मिल सकती है, ठीक है। ये था, इसको अपन ने बंद नहीं किया, ये मिशन अभी भी चल रहा है, और इसमें अपन अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा इसमें अपन को ज्यादा याद नहीं रखना है। और अब ये सब बोल बच्चन वाली चीजें कि पर्पस क्या होगा भाई, क्या उद्देश्य है, तो भाई ट्रेडिशनल इनका जीर्णोद्धार करवाना, ठीक है, वाटर संचयन करना, वाटर कंजर्वेशन करना, वो सारी बोल बच्चन की बातें अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक, मिशन अमृत सरोवर में कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो स्कीम है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ठीक है। बीच में राजीव गांधी के नाम से भी स्कीम चली थी। एक्चुअली ये स्कीम है वसुंधरा राजे जब बीजेपी सरकार में थी तब ये स्कीम लेके आए थे। तो इसका उस टाइम का अपन बोलेंगे कि भाई वर्जन 1 था। कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उन्होंने नाम अलग बदल दिया, ले दे के कंसेप्ट वही था। फिर अभी वापस अगेन बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने बोला कि ठीक है वापस हम उस स्कीम को करते हैं। तो अपने लिए ऐसा बोल सकते हैं कि इसका वर्जन अभी 2 है, 2.0 अपन इसको बोल सकते हैं। अगर मैं पहली वाली की बात करूं, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की मैं बात करूं, नाम से समझ में आ रहा होगा, जल स्वावलंबन। क्या स्वावलंबन का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट बने, हमारे जो भी कोई गांव है वो पानी के क्षेत्र में एटलीस्ट वाटर अवेलेबिलिटी में इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने। तो वो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जो इसमें अपन क्या प्रमोट करते होंगे? वाटर बजटिंग। ये आपने अटल भूजल स्कीम में भी पढ़ा होगा, वाटर बजटिंग। वाटर बजटिंग क्या है? बजट क्या होता है? बजट अपना आपने देखा होगा कि बजट क्या होता है कि कोई भी चीज इनकम कितनी है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, यही चीज है। तो ये चाहे अटल भूजल स्कीम हो गई, जल स्वावलंबन योजना हो गई, इसमें अपन वाटर बजटिंग को थोड़ा प्रमोट करते हैं कि भाई गांव वालों आप ये समझो आपका इनकम ये है। इनकम का मेरा मतलब ये है कि आपका पानी इतना आता है, ठीक है, बारिश से कितना पानी आता है, आपके भूजल सोर्स में कितना पानी है ना, अंडरग्राउंड लेवल कितना है, वाटर लेवल कितना है, ये सब चीजें कि सतह जल कितना है, ये सब हमें पता है कि हमारी सप्लाई है। फिर हम खर्चा कैलकुलेट करते हैं कि हमारा खर्चा कितना होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है, पानी का कितना खर्चा है। अब वो बजट बैलेंस हो जाएगा तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो हम इसमें यही करते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो जब ये पहली बार स्कीम लॉन्च की गई थी उसमें 4 वाटर का कंसेप्ट अपन ने प्रमोट किया था, है ना। कौन सा? 4 वाटर। 4 वाटर से मतलब है कि 4 तरह के जो वाटर हैं इनको हम कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। पहला कौन कौन सा? पहला वाटर 4 वाटर में, 4 वाटर में पहला है रेन वाटर, कि बारिश का पानी है उसका हमें बचाना है, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो हमारा भूजल है उसको हमें बचाना है। तीसरा है सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड सरफेस वाटर। ये
सतही जल है, गलत लिख गया ये है सरफेस वाटर, सरफेस वाटर, ठीक है। जो भी हमारे जैसे सरफेस वाटर में क्या आ गया, तालाब आ गया, कोई नहरें आ गई, झीलें आ गई, ये क्या हो गया सरफेस वाटर। तो रेन वाटर को कंजर्व करना है, सरफेस वाटर को कंजर्व करना है। तीसरा हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हमें कंजर्व करना है, ठीक है। चौथी चीज होगी इन सिचू सॉइल मॉइस्चर, जो भी मौके पे जो भी हमारी सोइल है, जो भी हमारी मिट्टी, उसके अंदर की जो नमी है वो उड़े नहीं, वो भी मॉइस्चर ही है, वही हमें बढ़ा के रखना है, तो मॉइस्चर को बना के रखें। तो कैसे काम करते होंगे, रेन वाटर के स्ट्रक्चर बनाते होंगे, पानी जो भी बारिश का आता है उसको अपन संचयन करें, इसके लिए उसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जब मैं बात करता हूँ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ठीक है, अब इसके दो वर्जन हैं, एक तो 1.0 और एक 2.0। 2.0 की अपन बात करेंगे अभी, 1.0 की बात करें अपन तो 1.0 में क्या है, ये लॉन्च किया गया था अपने 2016 में, जनवरी 2016 में। और इसमें जो सबसे पॉपुलर कंसेप्ट था वो था 4 वाटर का, कि हम 4 तरह के वाटर है इनका संरक्षण करेंगे, है ना, 4 जल का संरक्षण करेंगे। अभी 4 जल स्रोत कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया हमारा रेन वाटर। तो रेन वाटर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुएं बावड़ी इनको थोड़ा अपन प्रमोट करेंगे, जैसे अभी अपन ने अमृत सरोवर की बात करी वैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। या फिर थोड़े तालाब, है ना, एनीकट, है ना, ये सब अपन बनाते रहेंगे, ठीक है। रेन वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर और सोइल मॉइस्चर। सोइल मॉइस्चर को प्रमोट कैसे कर रहे होंगे अपन, मल्चिंग कर देंगे, सोइल से मल्चिंग पड़ा होगा, बताया भी होगा मैंने जब एग्रीकल्चर अपन पढ़ा रहे थे कि रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू डाल दिया, प्लास्टिक डाल दिया, ताकि सोइल मॉइस्चर उड़े नहीं, इवोपरेट नहीं हो, ठीक है। सरफेस वाटर को प्रमोट करने के लिए अपन इनका ढंग से दोहन करें, ठीक है। और अंडरग्राउंड वाटर को जैसे रिचार्ज करना है, तो जैसे गाँव में आपने देखा होगा कि अपन वाटर को पर्कुलेशन करने की कोशिश करें। पर्कुलेशन जैसे ऐसा मानो कि आपने गांव में कहीं ट्यूबवेल देखी होगी, ठीक है, ये ट्यूबवेल है, इसका पानी खत्म हो गया, तो गांव वाले जनरली क्या करते हैं, दूसरी ट्यूबवेल खुदवा लेंगे, ठीक है, दूसरी ट्यूबवेल खुदवा ली। अब ये ऐसे ही पड़ी हुई है, अब मैं बोल रहा हूं कि भूजल का अपन रिचार्ज करें, ग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज करें। तो क्या ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो भूजल को अपन रिचार्ज कर सकें। मैं चाहता हूं इसमें पानी वापस आ जाए, बारिश का पानी आ रहा है इसमें आ जाए, तो भाई कैसे आएगा, कुछ ना कुछ पर्कुलेशन का मैकेनिज्म होता होगा। तो जनरली कैसे करते हैं, है ना, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं कि इसके चारों ओर आप, है ना, गड्ढा खोद दो, ठीक है, लंबा चौड़ा सा ऐसा खोद दो, ठीक है, और थोड़ा सा ढलान ऐसा कर दो, तो पानी बारिश होके यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। और यहाँ पे रख दो बड़े पत्थर, मोटे मोटे पत्थर रख दिए अपन ने, बड़े पत्थर रख दिए साइड में, फिर यहाँ पे बारीक पत्थर, फिर और बारीक पत्थर, फिर और बारीक पत्थर, और यहाँ पे बीच के पत्थर। तो ये वाटर क्या होगा, छन 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 के इसके अंदर जाता रहेगा। तो ये अपन क्या बनाते हैं, वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इसको पर्कुलेशन के लिए मैकेनिज्म कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करते हैं, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करना, ये सब। तो इसमें अपन ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में अपन ने 4 वाटर को प्रमोट किया। 4 वाटर कौन कौन से थे, रेन वाटर हो गया, सरफेस वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, और सोइल मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करना हो गया। अब इसी स्कीम को कांग्रेस के टाइम पे अलग नाम दे दिया गया, और बीजेपी जब सरकार आई वापस से दोबारा की, हम वापस इसको दोबारा लॉन्च करते हैं। ले दे के काम वही है, ले दे के काम वही है। अब इस वाली स्कीम में इन्होंने क्या बोला कि हम क्या चाहते हैं, हम ऐसे 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होगा, ड्रिंकिंग वाटर की सिक्योरिटी इंश्योर हो पाएगी, सूखे से की समस्या से हमें निदान मिल पाएगा, ये सब। और ये अनाउंस किया था अपन ने फरवरी 2024 के बजट में किया था, ठीक है। और शुरू में यही टारगेट था कि हम 4 सालों में लगभग 20,000 गांवों को टारगेट कर लेंगे, और फर्स्ट फेज में 5,000 विलेज को टारगेट किया गया। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, सिंपल सी बात है, ये 2.0 में क्या बोला कि हम, ये अपन ने अनाउंस किया बजट 2024 में, बजट 2024 में। इसमें ऐसा बोला गया कि आगामी 4 साल में, मतलब अपकमिंग 4 ईयर में, 4 साल में हम ऐसे जो स्ट्रक्चर बना रहे अपन, एनीकट हो गया, तालाब हो गया, पॉन्ड हो गया, ये सारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कितने बनाएंगे, 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अपन निर्माण करेंगे, ठीक है।
अब इसके लिए कितना पैसा दिया गया, 11,200 करोड़ रुपए अलॉट हुए, और ये सब कितने गांवों में बनाएंगे, 5,20,000 विलेज को टारगेट करेंगे, 20,000 गांवों को अपन टारगेट करते हुए बनाएंगे। तो 5 लाख वोटर स्ट्रक्चर बनाने हैं, 20,000 गांवों में बनाने हैं, 4 साल में बनाने हैं, ये अपन ने देखा। अब इसमें फेज 1, अब ये फेज वाइज मैं बात करूं तो फेज 1 में इन्होंने बोला कि फेज 1 में अपन 20,000 नहीं, फेज 1 में अपन 5,000 गांवों को टारगेट करेंगे। कितने गांवों को, 5,000 गांवों को, और ले दे के क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर अपन बना दे। तो हर साल बजट में जब राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, उसमें डेटा आता है कि भाई इस साल हमने इतने वोटर स्ट्रक्चर बनाए, इस साल हमने इतने बनाए, अपन को याद नहीं रखना है। अपन को मोटा मोटा क्या याद रखना है कि भाई 5 लाख स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे, 4 सालों में बनाएंगे, और ये 4 साल लगभग, आप तो 4 साल याद रखो, 28, 29 वो याद नहीं रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये बजट 24 में अनाउंस हुआ था तो 28 था, फिर अभी कई जगह पे 29 भी लिखा हुआ है, कई जगह पे 30 भी है। अपन को 4 साल याद रख लो, 4 साल में 5 लाख वोटर स्ट्रक्चर बनाने हैं, 20,000 गांवों को टारगेट करना है। 20,000 में से फेज 1 में अपन ने कितने का अनाउंसमेंट किया, 5,000 गांवों को अपन ने फेज 1 में टारगेट किया। ठीक है, क्या बनाते होंगे, कम खर्चे वाले स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं। ठीक है, क्या बना, चेक डैम बना दिए, परकोलेशन टैंक बना दिए, एनीकट बना दिए, तालाब बना दिए, रूफटॉप हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना दिए, ले देखिए वो अलग अलग टाइप के अपन बना लेंगे। ठीक है, बजट इसका 11,200 करोड़ था। तो अभी तक अपन ने वाटर के रिगार्डिंग 2 चीजें देखी, मिशन अमृत सरोवर देखा, और दूसरा अपन ने देखा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। 2.0 की शुरुआत कब हुई थी, फरवरी 2024 में अपन ने बजट में अनाउंस किया था, और वही 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं 4 साल के अंदर। 11,200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20,000 गाँवों में बनाने हैं। पहले फेज में अपन ने 5,000 गाँवों को चूज किया और 3,500 करोड़ अपन उसमें खर्च करने वाले हैं। ये चीज हो गई। अब बीच में एक राजीव गांधी जल संचयन अभियान भी आया था, वो अपन को याद नहीं रखना, ठीक है, वो पुरानी स्कीम हो चुकी है। अब अगला है, ठीक है, जैव ईंधन, बायोफ्यूल। नॉर्मली अपन जो अभी फ्यूल यूज करते हैं, कौन सा करते हैं, कौन सा फ्यूल होता है, क्रूड ऑयल से जो भी बनता है अपना, वो सब अपन करते हैं, पेट्रोल डीजल ये सब यूज करते हैं। लेकिन इनसे हम, जब हमारे पास खुद का रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करेंगे तो हमारा बिल भी चढ़ेगा, और जब इस तरह की सप्लाई डिस्ट्रप्शन आ जाते हैं, जैसे कि अभी जो वार चल रहा है, ईरान इजराइल वाला वॉर चल रहा है, तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन भी आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक तो आयात कम हो जाए, इंडिपेंडेंस थोड़ी बढ़े। तो इसका क्या समाधान हो सकता है, इसका समाधान ये हो सकता है कि जो वर्तमान का जो भी पेट्रोल डीजल है, इसमें अपन कुछ बायो डीजल मिक्स कर दें, या बायोफ्यूल मिक्स कर दें ना, कुछ मिक्स एथेनॉल मिक्स कर दें। तो इससे क्या फायदा होगा कि जो बायो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो मैं क्या करना चाह रहा हूं, कोई बायोमास है, बायोमास में जैसे कि मान लो कोई क्रॉप का रेसिड्यू है, ठीक है, जैसे कि मान लो गन्ना है, गन्ने का जूस निकालने के बाद उसका वो जो बगास बचता है, वो अलग कचरा, ठीक है। या फिर मान लो गेहूं है, बहुत सड़े गले गेहूं है, खराब हो गए, वो उनका स्टार्च होता है, कौन है उनका स्टार्च है, या फिर अपने एग्रीकल्चर में और रेसिड्यू ले लो आप, है ना। ये इस तरह की बायोमास है हमारे पास, ठीक है। अब इन बायोमास को मैं इनसे मैं फ्यूल बनाऊं, तो उस फ्यूल को क्या बोलूंगा मैं, बायो फ्यूल अपन इनको बोलेंगे। कौन से बायोमास से जो फ्यूल बनेगा, बायोफ्यूल कहलाएगा। सिंपल सी बात है। क्या फायदे हो जाएंगे, देखो, ये फार्मर के वैसे भी वेस्ट ही थे, है ना, फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी। भाई फार्मर अगर इनको बेचेगा तो इसकी इनकम बढ़ गई। अपना जो इंपोर्ट कर रहे थे अपन क्रूड ऑयल, वो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, हमारी इंडिपेंडेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। इनका जो बायोफ्यूल को मिक्स करने से जो पोल्यूशन होता है वो भी कम होता है, पोल्यूशन भी कम होता है। तो हम बायोफ्यूल को प्रमोट करते हैं ताकि हमारे किसानों की इनकम बढ़े। और जब फ्यूचर रेडी की अपन बात करते हैं तो हमें पोल्यूशन भी कम करना है, उसी के लिए मैंने इस टॉपिक को इसी के अंदर इंक्लूड किया है, थीम 3 के अंदर, जो है कि सेफली मैनेज करना है और क्लाइमेट रेजिलिएंट अपन को बनाना है। जल और स्वच्छता दोनों पे अपन बात करते हैं। तो बायोफ्यूल के बारे में अपन हल्का सा देखते हैं कि बायोफ्यूल क्या होते हैं। तो भाई ये नवनीकरण ईंधन है, रिन्यूएबल ईंधन है, जो किससे बनते हैं, बायोमास से। बायोमास जिसके पास भी हो, चाहे प्लांट ले लो, एल्गी ले लो, है ना, एग्रीकल्चर रेसिड्यू ले लो, या एनिमल का वेस्ट ले लो, काऊ डंग, ये सब जिसमें भी बायोमास है उससे अपन फ्यूल कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे जो फ्यूल बनेगा उसको पेट्रोल डीजल में अपन जब मिक्स करते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा
चीज़ें बेटर होती है, पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक है, और ऑयल इंपोर्ट की ड्यूटी भी हमारी कम होगी। मेन जो टाइप के बायोफ्यूल है, दो टाइप के होते हैं। एक तो बायो एथेनॉल होता है, ठीक है, जिसको अपन पेट्रोल के अंदर मिक्स करते हैं। एक बायो डीजल होता है, जिसको अपन डीजल के अंदर मिक्स करते हैं। तो सरकार का, केंद्र सरकार का मानना है कि हमें बायोफ्यूल को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। अब राजस्थान में क्या स्कोप है? तो भाई राजस्थान में बायोडीजल का स्कोप है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे करंज, रतनजोत, इस तरह के पेड़ होते हैं, ठीक है। इनसे क्या बनता है? जो नॉन एडिबल ऑयल होते हैं, मतलब जिनको अपन खाते नहीं है, जैसे करंज, रतनजोत, इनका जो तेल वेल बनता है, इससे अपन बायोडीजल बनाते हैं। तो इसको अपन बायोडीजल में मिक्स कर सकते हैं। और जो दूसरा होता है बायोएथेनॉल, ठीक है, वो अपने राजस्थान में स्कोप थोड़ा सा कम है। तो राजस्थान में जो चीज प्रमोट हो रही है वो हो रही है बायोडीजल, ठीक है, वो चीज है। अब फिर भी जब बायोफ्यूल का टॉपिक आ गया तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि बायोफ्यूल होते क्या है। बायोफ्यूल को अपन देखो कैसे कैसे बना सकते हैं। बायोफ्यूल की ना जनरेशन होती है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। भाई कुल मिला के जिसके पास भी बायोमास है उससे बायोफ्यूल बन जाएगा, ठीक है। जिसके पास भी स्टार्च है उससे बायोफ्यूल बन जाएगा। तो अब लेने ऐसे तो अपन जो गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, मक्का खाते हैं, ठीक है, गन्ना खाते हैं, उनमें भी स्टार्च होता है ना, उनमें भी शुगर होता है ना। उसको अपन कन्वर्ट करके बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो पहला तो अपन सिंपल सा, अगर दिमाग ना लगाएं तो भाई सिंपल सा जो फूड क्रॉप होती है उनसे अपन बायोफ्यूल बना ले, ठीक है। पर इससे तो फूड सिक्योरिटी की दिक्कत हो जाएगी। भाई अगर मैं गेहूं को खाने के बजाय बेच के वहां पे फैक्ट्री में बायोफ्यूल बनाने भेज रहा हूं तो फूड सिक्योरिटी की दिक्कत हो जाएगी। तो दूसरा होता है कि अपन क्या करें, इनके जो सेकेंड जनरेशन जो नॉन फूड है, जैसे शुगर केन, तो शुगर केन काम नहीं लिया, उसका कचरा काम में ले लो। गेहूं में सड़ा गला गेहूं काम में ले लो, सड़ा गला चावल काम में ले लो। तो ये जो, या फिर स्पेशल एनर्जी क्रॉप्स अपन प्रमोट कर ले, है ना, जिनका काम, जैसे रतनजोत की मैंने बात बताई, करंज की मैंने अपन ने बात बताई, वो अपन प्रमोट कर लें, वो चीज। तो फर्स्ट जनरेशन में अपन फूड क्रॉप को करते हैं तो ये जनरली अवॉइड किया जाता है, वरना फूड सिक्योरिटी की दिक्कत हो जाएगी। सेकंड जनरेशन में अपन नॉन फूड, जो अखाद्य चीजें हैं, उनको अपन प्रमोट करते हैं, उनसे अपन बनाते हैं। प्रीलिम्स के लिए याद रखना चाहो तो यहाँ पे ट्रांस एस्टरिफिकेशन काम में आता है, किसमें? बायोडीजल बनाने के लिए। बस क्या, क्यों, कैसे, अभी अपना मतलब नहीं है। प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आ जाए बायोडीजल बनाने के लिए क्या, कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। एथेनॉल बनाने के लिए, बायोएथेनॉल बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? तो भाई इसमें पहले फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, फिर डिस्टिलेशन करते हैं, उससे बायोएथेनॉल बनता है। नाम हल्का फुल्का याद रख लेना कि बायोस्टेशन, ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहाँ पे काम आता है? बायोडीजल में काम आता है। इससे ज्यादा अपन को याद नहीं रखना है। थर्ड जनरेशन में आपने देखा होगा कि जो काई लग जाती है ना, तालाब में कहीं पे, आपने जो एल्गीज जो होते हैं, ठीक है, उनसे भी अपन, वो भी बायोमास है, उनसे भी अपन क्या बना सकते हैं? बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो ये थर्ड जनरेशन में। तो फ्यूचर, अभी वर्तमान में अपन क्या कर रहे हैं? सेकंड जनरेशन में, है ना, जो नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं उनको अपन, उनसे अपन बना रहे हैं। नॉन एडिबल ऑयल, जैसे मैंने बताया, करंज, रतनजोत, इनसे अपन बना रहे हैं। थर्ड जो स्टेज होगी अपन उनमें एल्गी से बनाएंगे। और फ्यूचर में अपन ऐसा काम करें कि अपन खुद जेनेटिकली एडिट करें, जेनेटिकली मॉडिफाई करें, वैसे एल्गी बनाए, वैसे एनर्जी क्रॉप्स बनाए जिनसे अपन और ज्यादा बना सकें। तो फोर्थ जनरेशन जो होगी बायोफ्यूल की, वो कौन सी होगी? जेनेटिकली इंजीनियरिंग एल्गी प्लांट, जिनमें क्या हो, ज्यादा बायोफ्यूल, ज्यादा बायोएथेनॉल, बायोडीजल बन सके। तो ये फ्यूचर है। तो 4 जनरेशन होते हैं बायोफ्यूल के। समझने के लिए अपन, राजस्थान में कौन सी है? 2G वाली है, तो 2G रिफाइनरीज को छूट मिलेगी। तो जनरली आप पढ़ोगे जब कहीं पे लिखे आ जाएगी राजस्थान में बायोडीजल को प्रमोट करने के लिए 2G रिफाइनरी के लिए छूट है, 2G रिफाइनरी। तो 2G का मतलब समझ जाओगे? 2G का मतलब क्या है? सेकंड जनरेशन, जिसमें अपन नॉन फूड की बात कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में अपन बायोडीजल के लिए करंज और रतनजोत की बात करते हैं। अब और क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए क्या कर रखा है? तो अगर हम भारत सरकार की बात करें, अब भाई टॉपिक आ गया तो हल्का फुल्का बता ही देता हूं। यहाँ पे भारत सरकार ने बायोफ्यूल को प्रमोट करने के लिए नेशनल पॉलिसी लेके आया 2018 में। अब एक और बात सुन लो, ये 2018 में लेके आए थे, राजस्थान बहुत पहले ला चुका था, ठीक है। तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी। ये इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे बायोफ्यूल पॉलिसी लाए, राजस्थान ने बोला कि सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करते हैं। क्या जोर आएगा, हम तो पहले से चला रहे थे। तो फर्स्ट स्टेट बन गया राजस्थान इंप्लीमेंट करने वाला। पर नेशनल लेवल पे ये पॉलिसी कब आती है? 2018 में। अब इसमें 2 तरह के टारगेट दिए गए कि एथेनॉल को अपन पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं, डीजल में, बायोडीजल को डीजल के अंदर ब्लेंड करते हैं ताकि इनका रेशियो बढ़े। अब ये जो कभी आप पढ़ोगे E20, E10, E5, इनका मतलब है कि 5%, 10%, 20% ये अपन को इंक्रीज करना है। तो इसी पॉलिसी में बात की गई थी कि
जो बायोफ्यूल है किस किस से अपन बना सकते हैं, तो इनका एक्सपेंशन किया गया, कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, भाई इससे बना लो, इससे बना लो। तो इसमें सरप्लस, अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई जो चावल खराब होता बच गया उससे तुम बना लो, वरना जनरली अपन अवॉइड करते हैं। पर इस पॉलिसी में थोड़ा सा एक्सपेंशन किया गया कि भाई जो भी एक्स्ट्रा चीजें हों उनसे भी आप बना लो। इसी पॉलिसी में बात की गई कि कोई ऐसे बायोएथेनॉल की फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, रिफाइनरी लगा चाह रहा है, अब उसको खर्चा ज़्यादा आ रहा है तो सरकार उसको सपोर्ट करेगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग। प्रोजेक्ट मान लो, जैसे मान लो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, शुरू में इनकम 2 करोड़ हो रही है, 1 करोड़ हो रही है, तो वो तो प्रोजेक्ट में आगे जाके तो फायदा होगा, बट अभी शुरू में तो नहीं हो पा रहा है, तो सरकार की स्कीम चलती है वायबिलिटी गैप फंडिंग, वहां से आप पैसे ले लो। ये याद नहीं रखना, बस मोटा मोटा अपन को याद रखना है कि बायोफ्यूल की पॉलिसी कब आई थी, 2018 में आई थी। और इसी पॉलिसी के अंतर्गत फिर अपन लेके आए एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, सॉरी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। और इसमें हमारा टारगेट था कि E20 का टारगेट अपन अचीव करेंगे 2030 तक, कि पेट्रोल के अंदर 20% का क्या हो जाएगा, ब्लेंडेड कर देंगे अपन, है ना, जो अपन बायो एथेनॉल जो बना रहे हैं उसको अपन मिक्स करेंगे पेट्रोल के अंदर, और 2030 तक अपन 20% के आंकड़े पे आ जाएंगे। बट थैंक यू टू गडकरी जी, हमने ये आंकड़ा बहुत पहले ही अचीव कर लिया है, और 2025-26 में हम E20 प्राप्त कर लिया है। तो हमें याद रखना है कि E20 अपन ने प्राप्त कर लिया है। वैसे ही अब राजस्थान में बायोएथेनॉल थोड़ा कम है, राजस्थान में अपन क्या है, बायोडीजल वाला काम ज्यादा है। अब दूसरा है बायोडीजल की पॉलिसी, इसका टारगेट क्या है, E5, 5% ब्लेंडिंग करनी है, कब तक, 2030 तक। अब वहां तो बायोएथेनॉल का तो हमें सोर्स समझ में आता है कि गन्ना, शुगर केन ये सब होते हैं। बायोडीजल के सोर्स जैसे अगर अपन बनाना चाहें तो नॉन एडिबल क्रॉप्स हो गए, नॉन एडिबल ऑयल जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि मैंने जेट्रोफा हो गया, रतन जोत हो गया, करंज हो गया, महुआ हो गया, नीम हो गया, ये सब क्या हो गए, नॉन एडिबल ऑयल्स वाले, इनसे जो तेल निकलेगा उसको अपन बायोडीजल बना सकते हैं। और जैसे कि यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो भी अपन एक कचौरी समोसे वाले की दुकान पे वो जो तेल होता है उससे अपन अगेन काला तेल है, उससे अपन बायोडीजल बना सकते हैं। रूको बोलते हैं उसको, एक स्कीम भी चलती है, चलो फिर कभी बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आई, तो अगर इंडिया में अपन बात करें, हल्का फुल्का बायोफ्यूल के बारे में बात कर रहे थे अपन, तो पहला तो ये फ्रॉम बायोमास से बनते हैं, सिंपल सी बात है। अब इससे क्या क्या चीज़ें होती है, इंपोर्ट कम होगा हमारा, है ना, हमारा निर्यात कम होगा, ठीक है, हमारा पोल्यूशन कम होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी, ये सब चीज़ें होगी। कितनी जनरेशन होती है, 4 जनरेशन होती है बायोफ्यूल की जनरली, है ना, फर्स्ट जनरेशन कौन सी होती है, जिसमें अपन फूड क्रॉप से करते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोसेस काम में आते हैं, ट्रांस स्टेरिफिकेशन, ये सब काम में आते हैं। सेकंड जनरेशन कौन सी होती है, नॉन फूड वाली होती है। तीसरी कौन सी होती है, एल्गी, और चौथी क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वाली, फोर्थ, जिसमें अपन जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे एल्गी को, प्लांट्स को, ताकि वो और बेटर प्रोड्यूस कर पाए, ये 4th जनरेशन में। अब इसको प्रमोट करने के लिए कौन सी पॉलिसी आती है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, कब आती है, 2018 में, ठीक है। इसमें वही एक्सपेंड किया गया, पैसे वैसे देने की बात की। इसी के बाद फिर क्या होता है, एक आता है एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, ब्लेंडेड पेट्रोल, और इधर डीजल के लिए आएगा। डीजल का टारगेट क्या रखा अपन ने, 5% बाय 2030। पेट्रोल का क्या टारगेट रखा था, E20 बाय, तो और ये टारगेट कब कर लिया अचीव अपन ने, 2025-26 में ये अपन अचीव कर चुके हैं, ठीक है। ये चीजें सरकार इसको, और इसी पॉलिसी में बोला गया था कि भाई इनको प्रमोट करो। भाई प्रमोट कैसे करोगे, तो भाई इन पे जो टैक्स वैक्स लगता है, भाई पेट्रोल डीजल पे भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लगेगी जीएसटी वेस्टी लगेगी उसको कम करो, तो बायोडीजल पे जीएसटी उन्होंने घटा रख दी है। तो 5% का छूट का कहाँ गया, हाँ, जीएसटी 5% कम कर रखा है बायोडीजल पे, ठीक है, ये जनरल बात है। उसके अलावा जो सरकार की और स्कीम चल रही है, एक प्रधानमंत्री जीवन चलती है, एक सतत योजना चलती है, एक बायो एनर्जी प्रोग्राम चलता है। ये नेशनल लेवल के मैंने एक साथ आपको बता दी कि कौन कौन सी चीजें चलती है। प्रधानमंत्री जीवन में क्या करते हैं अपन, जीवन, इसकी फुल फॉर्म अपन को याद नहीं रखनी है, पर अगर अपन पढ़ें, जैव ईंधन, वातावरण अनुकूलन, फसल अवशेष निवाकरण, मतलब फसल का जो अवशेष बचता है, वही कचरा, यानी वो क्रॉप रेसिड्यू जो बचता है उससे अपन बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो जो क्रॉप रेसिड्यू है उससे अपन बायोफ्यूल बनाएंगे, तो उसके लिए जो 2G रिफाइनरी लगेगी उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग
दी जाएगी। तो इस स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जीवन। दूसरा है सतत, इसमें अपन क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस, वही अगेन क्या है? जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ना, क्रॉप एनिमल वेस्ट हो गया, इससे अपन बायोगैस बनाएंगे। यहाँ भाई ले दे के एनर्जी बना रहे हैं अपन, बायोफ्यूल बना रहे हैं। तो एक सतत चलता है, एक नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम चलता है। ये याद नहीं रखना है, अपने सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कहीं आपके काम आ जाएगा तो एक साथ मैंने आपको बता दिया। अदर इनिशिएटिव क्या है? अगर अपन बात करें अदर इनिशिएटिव की बात करें, अदर इनिशिएटिव क्या बता दिया मैंने? जीवन, प्रधानमंत्री जीवन, पीएम जीवन है, ठीक है। इसमें 2G रिफाइनरी के लिए अपन क्या देते हैं? वायबिलिटी गैप फंडिंग। दूसरा क्या है? सतत योजना, इसमें क्या है? बायोगैस को प्रमोट करते हैं वही वेस्ट से। एक तीसरा क्या है? बायो एनर्जी प्रोग्राम। ये सब एक जगह मैंने आपको बता दिया बायोफ्यूल से रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं राजस्थान के कंटेक्स्ट में कि राजस्थान में क्या हो रहा है, बायोफ्यूल के रिगार्डिंग क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, राजस्थान में किसका ज्यादा प्रमोशन है? बायो डीजल का प्रमोशन है, रतनजोत और करंज। इसके अलावा नॉन एडिबल में और भी होते हैं, महुआ, नीम, है ना, ये सब भी आ जाते हैं। तो अगर अपन बात करें तो हमने राजस्थान के पास खूब सारी जमीनें हैं, है ना। आपको याद आ रहा होगा जब अपन ने लैंड यूज पढ़ा था तो उसमें कितना परसेंट वेस्ट एरिया था हमारे पास? 10.11% के आसपास, ठीक है, जिसपे अपन थोड़ा सा और कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो वेस्ट एरिया बचा हुआ है ना, उसको अपन वहां पे अपन नीम, करंज, रतनजोत ऐसी क्रॉप्स उगाएं, उनसे बायोडीजल बन जाएगा तो अच्छा है। तो ये आइडिया तो हमें बहुत पहले आ गया था, तो हमने बायोफ्यूल मिशन लॉन्च किया था। कब किया था? 2005 में, है ना। और इसी के लिए पहले मिशन लॉन्च किया, फिर अपन ने बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च करी 2006 में, और हम भारत का कैसा बने? पहला स्टेट बने। वो तो बता ही दिया, तभी तो अपन को 2018 में कोई जोर नहीं आया कि तुरंत अपन ने कि भाई ठीक है हम सबसे अग्रणी है। फिर अब बायोफ्यूल पॉलिसी अपन ने बनाई तो इसमें बात की गई कि एक बॉडी बनाते हैं अपन जो ये पूरा बायोफ्यूल को प्रमोट करने का काम करें। तो बायोफ्यूल अथॉरिटी बनाई गई। कौन सी अथॉरिटी बनी? राजस्थान बायोफ्यूल अथॉरिटी बनी, ठीक है। अब ये जो वेस्टलैंड है जहां पे अपन ये करंज, रतनजोत, महुआ, नीम ये सब उगाएंगे, ठीक है, ये चारागाह भूमि होती है, बंजर भूमि होती है, उसको प्रमोट करने के लिए एक बोर्ड होता था। तो बार बार शुरू में नॉर्मल बोर्ड था चारागाह भूमि को डेवलपमेंट करने के लिए। अब जब समझ में आया कि अपन को बायोफ्यूल प्रमोट करना है, अपन को नीम उगानी है, करंज उगाने हैं, रतनजोत उगाने हैं, तो उसको रिस्ट्रक्चर किया गया, उस बोर्ड के काम को रिस्ट्रक्चर किया गया। फिर दोबारा एक बार और रिस्ट्रक्चर करते हैं। तो ये जो वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड है ना, बंजर भूमि विकास बोर्ड, इसको क्या किया? रिस्ट्रक्चर किया। रिस्ट्रक्चर का करने का मतलब कारण क्या होगा कि इसमें अपन बायोफ्यूल की जो क्रॉप्स हैं उनको अपन प्रमोट कर सकें। इनका काम भाई तुम वेस्टलैंड पे ये उगाओ, और क्या भाई बैठे बैठे ये उगाओ। अब 2018 में क्या हुआ? राजस्थान फर्स्ट स्टेट बन गया जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करने वाला। ये चीज अपन ने बात करी ली। फिर बायोफ्यूल्स के लिए राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स लाती है। जैसे मान लो कोई बायोडीजल बना रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं पे भी जाके चाय की थड़ी की तरह दुकान खोल दो और बायोडीजल बेचने लग जाओ, नहीं, ऐसा अपन कर नहीं सकते। तो उसके लिए कुछ बायोफ्यूल रूल बनाए कि भाई कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, कैसे कैसे, कौन कौन सी फैक्ट्री है, कौन कौन से आपको पैरामीटर फॉलो करने पड़ेंगे। ये सब रूल्स बनाए गए 2019 में। अगेन इस बोर्ड को वापस से रिस्ट्रक्चर किया गया, कुछ ड्यूटी वूटी थोड़ी बढ़ाई गई होगी, वो 2022 में अपन ने किया। वेस्टलैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड, बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड, इसको अपन ने बनाया, ठीक है। तो ये पूरे डेवलपमेंट थे, है ना। हल्का फुल्का अपन को जैसे बायोफ्यूल पे अगर 5 नंबर का भी लेख आ जाता है ना, कोई क्वेश्चन आ जाता है बायोफ्यूल पे, राजस्थान में बायोफ्यूल के लिए क्या स्कोप है, क्या स्टेप लिए गए हैं, तो अपन लिख सकते हैं, ठीक है। कि 2005 में अपन क्या लेके आए? बायोफ्यूल मिशन लेके आए। फिर अपन ने ढंग से थोड़ा कि नहीं अब थोड़ा ढंग से करते हैं तो पॉलिसी लेके आए। जब पॉलिसी लाएंगे तो फिर एक बोर्ड भी बनाना पड़ेगा, तो अपन ने वो बोर्ड बनाया, तो उसका नाम था बायोफ्यूल अथॉरिटी जो उसको इंप्लीमेंट करवाएगी। फिर जो वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड है उसको रिस्ट्रक्चर किया, और अगेन 2022 में रिस्ट्रक्चर किया और नाम क्या दे दिया? वेस्टलैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड। अब राजस्थान में अगर मैं बात करूं किस किस के लिए सुटेबल है, तो राजस्थान नॉन एडिबल ऑयल सीड्स के लिए सुटेबल है, जिनको अपन अखाद्य तेल वाली जो चीजें हैं। अब कौन कौन सी? जैसे कि रतनजोत, जेट्रोफा जिसको बोलते हैं, करंज हो गया, महुआ हो गया और नीम हो गया। तो ये 4 चीजों का नाम अपन को याद रखने हैं, ठीक है। किस किस से बायोफ्यूल बनता है राजस्थान में? नीम, करंज,
रतनजोत और महुआ। ठीक है, अगर अपन अब ये बात करें कि रतनजोत और करंज कहाँ कहाँ उगते होंगे, तो पहले तो अपन ने देखो कि ये उगाएगा कौन। पहले तो अपन ये देख लिया कि बंजर भूमि पे उगा देंगे, चारागाह की भूमि है, बंजर भूमि है, वहां पे अपन इनको उगा देंगे। उगाएगा कौन, तो भाई जो मनरेगा के वर्कर थे उनको पकड़ लेंगे कि भाई तुम्हें पैसा तो देना ही है, आओ पेड़ लगाओ। ठीक है, तो अपन रतनजोत और करंज के पौधों को उगाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे सूटेबल है, तो आप ऐसा याद रख लो कि जो रतनजोत है और जो करंज है, करंज अपने ईस्टर्न, जो जैसे राजस्थान का ये मैप है, ठीक है, ये मैप है, तो ये जो ईस्टर्न वाला एरिया है इसमें तो करंज है, और ये जो नीचे वाला एरिया है इसमें क्या है, रतनजोत है। तो रतनजोत आप देखोगे तो 12, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, मतलब हाड़ौती आ गया है ना, डूंगरपुर आ गया, ये वाला बेल्ट आ गया पूरा नीचे वाला। ठीक है, वागड़ और हाड़ौती आ गया। इधर ईस्टर्न में क्या हो गया, वही ABCD आ गया, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये आ गया। उसके अलावा दौसा, जयपुर, ये वाला एरिया जो है वो आ गया। तो हल्का फुल्का अपन को दिमाग में होना चाहिए कि रतनजोत के लिए कौन सा एरिया सूटेबल है और करंज के लिए कौन सा एरिया सूटेबल है। ठीक है, अब अपन ने बायोफ्यूल अथॉरिटी का आपके दे रखा है, तो बायोफ्यूल में राजस्थान में अपन ने देख लिया डेवलपमेंट क्या क्या था। अब बायोफ्यूल अथॉरिटी आपकी इकोनॉमिक रिव्यू में भी दे रखी है कि बायोफ्यूल अथॉरिटी के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहली तो बात कब बनाई थी अपन ने, तो भाई अपन ने बनाई थी 2007 में, जब अपन बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आए थे, उसके बाद अपन ने इसको बनाया। पर्पस क्या है कि जो नॉन एडिबल ऑयल सीड्स होते हैं, है ना, जो अखाद्य तिलहन फसलें होती हैं, है ना, उनसे अपन बायोफ्यूल को प्रमोट करें, जैव ईंधन अपन बनाने की कोशिश करें। तो जो बंजर भूमि है उस पर अपन क्या करें, रतनजोत, करंज, महुआ, नीम आदि जो अखाद्य तिलहन फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे कि अपन जैव ईंधन कर सकें। अब इसका काम क्या है, बायोफ्यूल अथॉरिटी का काम क्या है, मेन चीज तो अपन ने देख ली कि जो बंजर भूमि पे इनको प्रमोट करना, भाई इनको उगाओ, फिर इनसे अपन बायोडीजल बनाएंगे। ठीक है, अब मेन काम इसका वही है जो मैंने आपको बताया, 3 तरह के मेन काम है। बायोडीजल बन गया अपना, तो बायोडीजल के जो बनाने वाले हैं, जो भी निर्माता हैं, जो भी आपूर्ति करते हैं, जो भी बेचने वाले हैं, उनका पंजीकरण करना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी नीम उगा दी और बायोडीजल बना के खुद बेचे जा रहा है, नहीं भाई, तुम्हें सरकार को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वरना टैक्स वैक्स तभी तो लगा पाएंगे। GST भली से अपन ने घटा दियो, सरकार की इनकम तो हो। तो अब ये कहीं पे B100 समझ में आ जाए तो मतलब क्या है, पूरा 100% क्या है, बायोडीजल है ना, बायोडीजल पूरा ही क्या है 100। अब इसको फिर ब्लेंडेड करते हैं, वो अलग बात है, B100। दूसरा अपन ने बताया कि मनरेगा के साथ क्या करना है, अभिसरण करना है। अभिसरण का मतलब क्या है, मनरेगा स्कीम के साथ करना है कि भाई ये तुम पेड़ उगाने जाओ, मनरेगा के वर्कर्स को अपन ने बोल दिया। तीसरा क्या है, जो अपन ने ये जो बोर्ड बनाया था, कौन सा बोर्ड था, बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड, है ना, वेस्टलैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, इसके जितने भी फंक्शन का काम है कौन देखेगा, यही अथॉरिटी देख लेगी। इनका काम भी वही था, यही तो काम है, नॉन एडिबल ऑयल सीड को प्रमोट करना। तो ये तीनों काम ये देखते हैं। अब बायोफ्यूल अथॉरिटी के अपन मेजर अचीवमेंट की बात करें तो हम पहला ऐसा स्टेट बने जिसने रूल्स बनाए रिटेल सेल्स के लिए, बायोडीजल के लिए, B100। इसके जो रिटेल सेल होगी इसके लिए रूल बनाने वाला पहला स्टेट कौन, राजस्थान। ठीक है, अब ये कितने क्या है अपन को याद नहीं रखना है, कितने रिटेल आउटलेट हैं जहां पे अपन बायोडीजल खरीद सकते हैं, कितनी दुकान, मतलब वो जैसे पेट्रोल पंप टाइप है वैसा समझो कि वहां पे बायोडीजल मिलता होगा। वैसे कितने हैं राजस्थान में, 102। अब बढ़ गए होंगे इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से, 102 हैं। अब इनकी भी कैपेसिटी होगी, जैसे कोई भी पेट्रोल पंप होता है उसकी कुछ कैपेसिटी होती है ना, तो वैसे इनकी कैपेसिटी चाहो याद रखना तो याद रख लो, वरना कोई मतलब है नहीं। तो ये इतना अपन हर प्रोड्यूस कर देते हैं, कितना कर देते हैं, लगभग 4.25 लाख लीटर पर डे अपन प्रोड्यूस कर देते हैं। 12 प्रोड्यूसर हैं रजिस्टर्ड, जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। तो अगर मैं बात करूं बायोफ्यूल अथॉरिटी की, बायोफ्यूल अथॉरिटी कब बनाई थी, तो बायोफ्यूल मिशन आया, बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी, है ना, उसी के अंतर्गत अपन ने 2007 में क्या बनाई, बायोफ्यूल अथॉरिटी बनाई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव इसका था कि प्रमोट नॉन एडिबल, अखाद्य तिलहन फसलें, नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स, अखाद्य तिलहन फसलें। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, नीम, करंज,
रतनजोत, महुआ, और ये भी बता दिया करंज कौन से एरिया में, 8 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, रतनजोत किसने में, 12 डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी नीम महुआ तो हर जगह हो जाते हैं, ठीक है, नीम वीम तो हर जगह हो ही जाती है लगभग, इनको प्रमोट करना है। और इसके अगर अपन फंक्शन की बात करें, मेजर इसके कार्यों की बात करें, तो मेजर इसके कार्य कितने हो गए, 3 हो गए। पहला तो ये हो गया जो B100 जो बायोडीजल बनाएगा, इसके जो भी निर्माता है ना, जो भी रिटेलर है ना, जो भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर हो गया, रिटेलर हो गया, इनका क्या करना, रजिस्टर करना, प्रोड्यूसर, रिटेलर, इनका क्या करना, रजिस्टर करना। दूसरा क्या काम हो गया, मनरेगा जैसी स्कीम के साथ कन्वर्जेंस करना, है ना। तीसरा क्या काम हो गया, जो अपना पास्चर, ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट एंड नहीं वेस्टलैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड, इसके जितने भी कार्य हैं वो ले दे के कार्य इसके यही हैं, इनको करना। तो ये मेजर क्या हो गए, इसके फंक्शन हो गए। अब इसकी अगर अचीवमेंट की बात करें कि इन्होंने क्या ऐसा बहुत बड़ा काम कर लिया है, ठीक है, अगर अचीवमेंट की बात करें बायोफ्यूल, इस पे अचीवमेंट की बात करें तो अपन क्या बन गए, फर्स्ट स्टेट जो जिसने रिटेल में B100 बायोडीजल का ये जितने भी रूल्स हैं वो लेके आए, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट अपन बनाने वाले B100 वाले 12 प्रोड्यूसर रजिस्टर्ड कर रखे हैं, अभी के तौर पे 12 प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। मैंने अपनी कोई फर्म बना रखी है, ठीक है, मैं ये महुआ, नीम, पेड़ इनको सबको कटवाता हूँ और फिर मैं उनसे बायोडीजल बनवाता हूँ, ठीक है। ऐसे 12 लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, 11 और हैं, ठीक है, 12 प्रोड्यूसर। इनसे जो क्षमता है वो कितनी है, लगभग 4.20 लाख लीटर पर डे, ये इतना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और रिटेल आउटलेट की बात करें, जहां पे ये बायोडीजल के पेट्रोल पंप आपको मिलेंगे, कितने हैं, लगभग 102 के आसपास है, ठीक है। तो ये बायोफ्यूल अथॉरिटी हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब दूसरा, अब इसी में एक वो बच गया हमारा, क्या बोलते हैं, ये विकास बोर्ड बच गया हमारा, वेस्टलैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड बच गया। तो मैंने बताया था कि इसको पहले अपन ने 2016 में रिफ्रेम किया, फिर अपन ने दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्शन किया 2022 में। अभी वर्तमान का याद रखना है कि अपने 2022 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, वेस्टलैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। काम क्या है, वेस्टलैंड और पास्चर को डेवलप करना, है ना, बंजर भूमि पे, और ये जो चारागाह है भूमि उनका विकास करना। तो विकास कैसे करेंगे भाई, ये सब उगा के करेंगे। तो ये क्या करते हैं, इस बोर्ड का काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कमेटी बनाते हैं, ठीक है, और उस कमेटी के थ्रू ये प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप अपने जो बंजर एरिया है, चारागाह भूमि, उसमें ये चीजें करो, ठीक है। बंजर भूमि को कैसे अपन और उपजाऊ बना सकते हैं, भाई नीम करंज कम से कम यही उगाओ, ठीक है। तो कमेटी बना के अपन करते हैं, ये इसका सिंपल सा फंक्शन है और कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा अपन को याद नहीं रखना है। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कौन से दोनों चैप्टर? अरे दादा इतनी स्पीड नहीं है, ऑनलाइन में खींचना पॉसिबल होता है क्योंकि सामने बच्चे नहीं होते। नहीं फिर भी ठीक है, आप बड़े अच्छे लोग हैं जो डाउट नहीं पूछ रहे हो, ठीक है। नहीं रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी, इसलिए बातें मत करो, ठीक है। यही चीज अपलोड होती है यूट्यूब पे। तो क्या फर्क हो गया, कोई लड़ेगा थोड़ी। इन फ्यूचर बहुत सारे टॉपर्स बोलेंगे, ठीक है। अभी क्या नहीं, नए नए आए हैं, ठीक है, थोड़े दिनों बाद जैसे आप दोनों बैठे हो, फ्यूचर में रैंक आएगी, बोलोगे ना। ठीक है, अपन ने बायोफ्यूल के बारे में पढ़ लिया, समझ में आ गया, बायोफ्यूल क्लियर है, ठीक है। बायोफ्यूल इसलिए मैंने डिटेल में पढ़ाया क्योंकि इससे
इंडियन इकोनॉमी या कहीं पे लिंक करते हुए अपने इकोनॉमी के पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो सेकंड, अपने राजस्थान में अगर अपन जब भी इंटरव्यू में बात करेंगे कि बायोफ्यूल की क्या है, तो भाई इंटरव्यू में अपन यही बात करेंगे कि राजस्थान में जो स्कोप है वो जनरली 2G, अभी वर्तमान में 2G रिफाइनरी का स्कोप है, उसमें भी खासकर अपन बायोडीजल को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, बायोडीजल में भी रतनजोत और रतनजोत और नीम महुआ इनको प्रमोट कर रहे हैं। कुछ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ हमारी वागड़ और हाड़ौती वाली बेल्ट है, उसमें अपन प्रमोट करते हैं। जनरली प्रमोट करने का काम किसका है? बायोफ्यूल अथॉरिटी का है। और साथ में ये जो बोर्ड है वेस्टलैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको अपन ने फरवरी 2022 में अगेन रिस्ट्रक्चर किया था। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे किस तरह से अपन सस्टेनेबली मैनेज करें। क्लाइमेट रेजिलियंस के हिसाब से अपन जल और स्वच्छता, दो चीजों पे बात करे थे। जल के बारे में मिशन अमृत सरोवर अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पढ़ा, और तीसरा अपन ने फ्यूचर के हिसाब से फ्यूल के लिए हिसाब से अपन ने बायोफ्यूल भी पढ़ लिया, जो राजस्थान में बायोफ्यूल है। अब अपन पढ़ते हैं स्वच्छता। तो स्वच्छता के लिए सबसे बड़ा जो स्कीम है, सबसे बड़ी जो बिहेवियरल चेंज के लिए जो स्कीम है, उसका नाम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, जो कि शहरी क्षेत्र के लिए अलग चलता है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी अलग चलता है। तो भाई आइडिया कहाँ से आया? तो जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो 2014 में उन्होंने बोला कि भाई गांधी जी की जो जयंती रहेगी 2019 में, ठीक है, 150वीं जयंती रहेगी, तो हम तब तक गांधी जी का जो सपना था उस सपने को थोड़ा सा पूरा करके उनको अच्छे से श्रद्धांजलि दे सकें। तो यही टारगेट था कि जो भी गांव होते हैं, शहर होते हैं, उनको ODF बनाया जा सके, है ना, ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच से मुक्ति हमें दिलाने का हमारा प्लान था। ठीक है, अब ये मिशन जो है स्वच्छ भारत मिशन, ये सिर्फ ये नहीं है कि ODF, शुरू में जो मोटिव यही था कि लोगों की सोच बदली जाए, लोगों के बिहेवियर में परिवर्तन किया जाए। तो ये एक बिहेवियरल चेंज वाली बात थी कि व्यवहार में उनके कैसे परिवर्तन लाया जाए। ठीक है, और ये क्यों? क्योंकि कई सारी मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसा दिखाती थी कि जो भी महिलाएं होती हैं गाँव में, जब भी वो ओपन डिफेक्शन की वजह से, है ना, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो वो इतना डिफेक्शन नहीं कर पाते, उसकी वजह से कई सारे डिजीज होती हैं, कई सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, और जब पानी में इस तरह की चीज़ें होती है, गंदगी गांव में, तो उसे डायरिया की हो जाती है, तो कई छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से यही था कि कई सारी महिलाओं की जान बचा सकें, कई सारे बच्चों की जान बचा सकें, महिलाओं को उनकी डिग्निटी मिले, खुले में सोच से उन्हें मुक्ति मिले। ये सब गोल के साथ अपन ने इसको स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? अक्टूबर 2014 में। और यही था कि जो 5 साल बाद 2 अक्टूबर 2019 तक हम गांधी जी को उनका जो स्वच्छता का गोल था उसको अपन पूरा कर सके। तो ये जन भागीदारी पे ज्यादा फोकस करता था, बिहेवियरल चेंज पे ज्यादा फोकस करता था, और इसके साथ जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 6.2 जो गोल है, सैनिटेशन और हाइजीन, उसको अपन बेहतर कर सकें। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन भी 2 तरीके से चलता है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग चलता है और शहरी क्षेत्र के लिए अलग चलता है। ठीक है, जो शहरी क्षेत्र के लिए जो चलता है उसको महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर देखती है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है। उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है वो देखता है। इसमें किस तरह की एक्टिविटी होती है ना, इसके 2 चरण हैं। पहले तो अपन अभी बात करेंगे फेज 1 फेज 2। ठीक है, इसमें करते क्या है, जनरली बात करते क्या है, पहले चरण में यही बात होती थी कि अपन इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स बनाएंगे, कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में क्या हो, लेट्रिन हो, ठीक है, शौचालय हो, ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े, महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़े। ये सारा इसका गोल था। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स बनाए। ठीक है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जैसे बस स्टैंड हो गया, ठीक है, तो जो जहाँ पे पब्लिक ज्यादा होती है वहां पे अपन कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बना सके। ठीक है ना, सामुदायिक स्वच्छता परिसर अपन बना सके जहाँ पे सुलभ शौचालय जो आपने देखे होंगे वो सब इसका पार्ट है। ठीक है, बस स्टैंड के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास जो आपको चीजें मिलेंगी वो अपन बना सकें। उसके अलावा 2 चीजें, एक तो अपन ने ओपन डिफेक्शन फ्री करना है, दूसरी स्वच्छता को प्रमोट करना है। तो जो भी कूड़ा कचरा अपन को देखने को मिलते हैं, प्लास्टिक की बोतलें, सॉलिड वेस्ट हो गया, लिक्विड वेस्ट हो गया, इसको अपन ट्रीट कर सकें, तो इसका मैनेजमेंट कर सकें, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। और साथ में अपन क्या कर सकें, लोगों के बीच में स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस अपन बढ़ाएं। ये मेन चीजें। सेम चीज अपन अर्बन में करते होंगे। अपना जो इकोनॉमिक अपन पढ़ रहे हैं रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अपन पढ़ेंगे, अर्बन वाले से अपन को मतलब नहीं है। जब अपन अर्बन पढ़ेंगे तब अर्बन वाला देख लेंगे, ले देंगे, प्रोविजन लगभग सेम ही है। अब इसके 2 चरण हुए।
ठीक है। पहला तो चरण हमारा यही था कि 2019 तक अपन को क्या करना है, ठीक है, ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना है कि ओडीएफ नहीं हो। सेकेंड चरण जब अपन करेंगे उसमें क्या है, पहले चरण में फोकस था कि अपन ओडीएफ पे फोकस करें कि ओडीएफ सब, जब इसमें अपन ने बहुत सारे, है ना, आपने जब भी 2014 से 19 तक के अखबार पढ़े होंगे ना कि 60%, 70%, 80%, 90% गांव ओडीएफ डिक्लेयर्ड हो गए, 95% गांव ओडीएफ डिक्लेयर हो गया, मतलब वहां पे ओपन डिफेक्शन फ्री है, वहां पे ओपन डिफेक्शन नहीं होता है। इसमें मास्टरों का बड़ा योगदान रहा था, ठीक है, उन्हें सुबह सीटी बजाने से लगे कई सारी चीजें बोली गई। देखिए टीचर क्या, नहीं मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा एडमिनिस्ट्रेशन में थे, ठीक है, पर टीचर्स का दुख मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो सुनाते हैं, तो वो वाली चीज है। फेज 1 फेज 2 दो फेज में था। पहला फेज अपना 2014 से 2019 तक आया। अब अगर अपन इसके अचीवमेंट की बात करें कि क्या क्या हुआ, ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, 2014 से 2019 तक, तो इसमें फोकस किया गया था कि हमें क्या करना है कि इंडिया को ओडीएफ फ्री बना देना है ना। कब तक, 2019 तक। तो इसमें अपन को मासिव बिहेवियर चेंज करना है, टॉयलेट बनवाने हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग बनाने हैं, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनवाने हैं, ये सब चीजें अपन ने करी। तो अगर अपन अगर अपन बात करें, जैसे मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अब स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2014, अभी 10-12 साल हो गए, तो क्वेश्चन आ गया कि ओवर 10-12 साल, है ना, कि 10 साल में स्वच्छ भारत मिशन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे करके कुछ टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी आ गया, तो अपन को कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस बतानी पड़ेगी कि भाई इसमें क्या डेवलपमेंट हुए। तो डेवलपमेंट में अपन बोलेंगे कि भाई देखो 10 करोड़ के ऊपर, 10 करोड़ के ऊपर क्या बने, इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनाए गए। याद नहीं रखना है, प्री में काम का नहीं है, मेंस के पर्सपेक्टिव से अपन को स्वच्छ भारत मिशन पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्कर में, तो अपन लिखेंगे कि पहली चीज में क्या हुआ, पहले फेज में क्या हुआ। और क्या था कि अगर 2014 में जो सैनिटेशन का परसेंटेज देखें वो था लगभग 40% के आसपास, वो बढ़ा के सैनिटेशन का अपन ने कितना कर दिया, 100%। गांव में जो ओपन डिफेक्शन फ्री बना दिया, 100% कर दिया, तो गांव में अगर 10 में से पहले 4 मकानों में टॉयलेट होंगे, ठीक है, अब वो कहां पे हो गए, 10 के 10 मकानों में हो गए। तो अपने जो सैनिटेशन का जो कवरेज था कितना कर दिया, लगभग 40% से 100% कर दिया। लगभग 6 लाख गांवों को अपन ने क्या बना दिया, ओडीएफ बना दिया, है ना। ये सब प्रीलिम्स के काम की चीज नहीं है, मेंस के हिसाब से मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। और लगभग 1 बिलियन लोगों को मोबिलाइज किया, और सब बस वही है, लार्जेस्ट वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियरल प्रोग्राम, बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम, ठीक है। भाई इतने ही लोग हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली अपन जीत ही जाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, ठीक है, ये चीज है। तो अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो ये तो पूरा हो गया, पूरा हुए हैं, बहुत टाइम हो गया। अभी कौन सा फेज चल रहा है इसका, फेज 2। तो अब जब इसकी सिग्निफिकेंस लिखेंगे तो भाई 1 बिलियन लोगों का अपने बिहेवियर चेंज किया, ठीक है, डांट के, फटकार के, सीटी बजा के, जैसे भी किया हो कर दिया बिहेवियर चेंज, ठीक है। और इससे अपन ने सैनिटेशन कवरेज 39% से 100% के आसपास बढ़ा दिया, 10 करोड़ के आसपास अपन ने टॉयलेट बना दिए, ठीक है। ये सब काम अपन ने किए, 6 लाख गांवों को अपन ने ओडीएफ घोषित करवा दिया। अब फेज 2 अपन ने किया। फेज 2 में अपन ने क्या किया कि अब जो नेक्स्ट फेज है कि भाई चलो ओडीएफ तो अपन ने डिक्लेयर कर दी, क्या गांव में लेटरिन बनाने से, शौचालय बनाने से लोग परमानेंट जाते हैं कि नहीं। कोई भी गांव में मान आ गया कि चलो भाई आज खुले में जाके आते हैं, तो बिहेवियर को सस्टेन भी रखना है कि तुमने ऐसा नहीं है कि वो रील नहीं देखी क्या, नहीं वो रील नहीं देखी, एक वो है, नहीं अभी वो बिहार में क्या होता है ना, जैसे एक रील वायरल हो रही थी कि चलो जीजा जी को लेटरिन कराने चलते हैं, ठीक है। तो वो इधर निकला एक इसको, वो मतलब जीजा जी आए हुए हैं घर पे, ठीक है, वो लेके चल रहे हैं, ठीक है, लोटा लेके चल रहे हैं। बिहार की कोई रील थी, और बिहार में ऐसा होता भी है कि अपने राजस्थान में भी ऐसा होता था कि कोई भी मेहमान आ जाता तो सब चलो भाई ओपन डिफेक्शन करके आएंगे आज, ठीक है, गांव में। तो वो पूरे पूरे रास्ते पकड़ के कि जीजाजी को लेटरिन कराने चलनी है, जीजाजी को कराने चलना है, ऐसे करके जीजाजी खुद शर्म से मारे कि पूरे गांव को प्रचार कर दो, ठीक है। तो ये बिहेवियर परमानेंट हो तो ओडीएफ अपन ने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जीजाजी को घर में ही करवानी है, जीजाजी को बाहर नहीं लेके जाना है। फेज 2 अपन ने किया 2020-21 से 25-26। तो इसमें क्या किया गया, अभी तक बात हो रही थी स्वच्छता की, इसमें बोला गया कि संपूर्ण स्वच्छता, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, संपूर्ण स्वच्छता पे इस पे ध्यान दिया गया। क्या, तो संपूर्ण स्वच्छता का मतलब यह कि ओडीएफ जो है उसको
बनाए रखना है, तो इसको बोला गया ओडीएफ प्लस। तो दो शुरू के फर्स्ट फेज में टारगेट था ओडीएफ, अभी है ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस में क्या है? संपूर्ण स्वच्छता। संपूर्ण स्वच्छता में क्या है? जो आपकी ओडीएफ स्टेटस मिली है उसको मेंटेन रखो, मतलब जो बनाए हैं उनको यूज भी करो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? अभी तक गांव में सॉलिड वेस्ट, पहले गांव में इतने वेस्ट नहीं देखने को मिलते थे, पर आजकल आप देखोगे गांव में भी वेस्ट बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। वही प्लास्टिक के कचरे जो पहले शहरों में तक थे, अब गांव में भी हो गए। तो सॉलिड वेस्ट को, लिक्विड वेस्ट को मैनेजमेंट करना, ठीक है। सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करना, लिक्विड वेस्ट को मैनेजमेंट करना, ठीक है। विजुअल क्लीनिनेस, ऐसा नहीं गांव में स्वच्छता दिखे भी से। जब अपन स्वच्छता इंडेक्स आता है, अपन देखते हैं इंदौर नंबर, हमेशा इंदौर टॉप करता है, ठीक है। जयपुर भी आता है बीच में, तो वो गांव में भी स्वच्छता दिखे, कोई एंट्री करे तो ऐसा नहीं कि जैसे जनरली जब भी कोई सीएम, प्रधानमंत्री कोई भी आता है तो फिर चकाचक हो जाती है, वो एक दिन की बात नहीं, वो कैसी रहे? विजुअल क्लीनलीनेस हमेशा दिखती रहे वो और गांव में जो रेसिड्यू होता है, एनिमल रेसिड्यू हो गया, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, उनसे अपन एनर्जी बनाएं, बायोगैस अपन करें, गोवर्धन प्रोजेक्ट अपन करें। जैसे कि राजस्थान की एक स्कीम पढ़ाई थी मैंने, जैविक उर्वरक योजना। क्रॉप रेसिड्यू से क्या बना रहे थे? केंचुआ डाल के अपन खाद बना रहे थे, वर्मी कंपोस्ट अपन बना रहे थे, है ना। तो वो सब इसी तरह की स्कीम है। गोवर्धन, गोबर का अपन को धन बनाना है, ठीक है। तो जो केटल डंग है उससे अपन बायोगैस करें, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाए। और इसके साथ साथ जल जीवन मिशन है, उसमें इंटीग्रेट करते हुए सेफ वाटर लोगों के साथ पहुंचे और सैनिटेशन रहे, ये चीजें। अब इसमें गांव में को कैटेगराइज किया जाता है कि मेन चीज क्या है? ओडीएफ प्लस है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। जिसने जो जो कर लिया उसके हिसाब से आपको रैंकिंग देंगे कि कौन सा गांव ओडीएफ प्लस एस्पायरिंग है, कौन सा गांव ओडीएफ प्लस राइजिंग है, कौन सा गांव ओडीएफ प्लस मॉडल है। तो देखो, अगर सिर्फ ओडीएफ मेंटेन कर रखी है और दोनों में से सॉलिड या लिक्विड में से एक गोल आपने पूरा कर लिया, तो क्या बोला जाएगा? एस्पायरिंग। याद नहीं रखना है बट फिर भी बता दूं, ओडीएफ और दोनों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हो और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हो, तो आपका गांव क्या कहलाएगा? ओडीएफ प्लस राइजिंग कहलाएगा। ओडीएफ प्लस मॉडल कौन होगा? आप ओडीएफ स्टेटस को मेंटेन भी कर रहे हो, साथ में आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हो, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हो, और कोई बाहर का कोई आदमी जाए और उसको स्वच्छता दिखे भी, सही विजुअल क्लीनिनेस भी रहे, तो वो क्या हो जाएगा? मॉडल गांव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें गांवों को किसमें? 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो इसमें फेज 2 में फोकस किस पे? आपकी ओडीएफ स्टेटस मेंटेन रहे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और संपूर्ण स्वच्छता, विजुअल क्लीनिनेस भी रहे, दृश्य स्वच्छता जो अपन देखें। और बाकी जो जल जीवन मिशन है तो उसके साथ भी अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं इसमें, ठीक है। तो सेफ वाटर लोगों के पास पीने के लिए भी पहुंचे, ये चीज है। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, दृश्य स्वच्छता, और इसमें गोवर्धन। फेज 2 में एक जो चीज अपन को याद रखनी है वो क्या है? गोवर्धन स्कीम। समझ में आ गया? इसमें अपन एक जिले में एक गोवर्धन प्रोजेक्ट तो हुई, एक जिले में एक गोवर्धन प्रोजेक्ट तो हो। जैसे मान लो कोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो कम से कम अपन एक जगह तो लगाएं पहले कि कहां पे, जहां पे एनिमल, ये जो काऊ डंक है उससे अपन बायोगैस बना रहे हो, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे भी लग जाएंगे, ठीक है। तो ये था गोवर्धन परियोजना, इसका पार्ट बनाई गई, वेस्ट टू अपन वेल्थ कर सकें। तो ये जिले हैं, आकांक्षी जिले, उत्कर्ष जिले और आदर्श जिले, एस्पिरेशनल, राइजिंग और मॉडल। और ये याद नहीं रखने, बट फिर भी अगर आ जाए फेज 2 में आपके पास पॉइंट रहेंगे कि भाई ऐसे ये डिस्ट्रिक्ट का वर्गीकरण अपन करते हैं, गांव का क्षेत्रीकरण अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। गोवर्धन स्कीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल गोवर्धन प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। और राजस्थान में ऐसे कितने प्रोजेक्ट हो चुके हैं? 7। इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से 7 गोवर्धन प्रोजेक्ट हो चुके हैं। करते क्या है वही मैंने बता दिया। इसकी पूरा फुल फॉर्म पढ़ना चाहो तो क्या है? गोवर्धन, या इसकी फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। याद नहीं रखनी है, ठीक है। अपन को सिंपल गोबर का अपन धन बनाएंगे, ठीक है, वो ऐसे अपन को याद रखनी है। अप्रैल 2018 में अपन ने लॉन्च करी थी, किसके अंदर है ये? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंदर। इसमें अपन वही है, एनिमल की जो केटल डंक या ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे अपन क्या बनाएंगे? बायोगैस को अपन प्रमोट करेंगे, सिंपल सी बात है। और ऑर्गेनिक ये खाद वाद भी बनेगी, गैस भी बनेगी, ये सब अपन करें। तो गोवर्धन प्रोजेक्ट। तो अगर अपन बात करें स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ? 2014 से 2019 में। तो इसके 2 फेज हैं। पहले तो इसके 2 पार्ट हैं, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ग्रामीण को कौन कर रहा है?
जल शक्ति मिनिस्ट्री, और इसको महुआ, मैं महुआ याद रखता हूँ, वो वाला महुआ नहीं, मेरे हिसाब से मैंने नाम दे रखा है। फेज 1, फेज 2। फेज 1 कब से कब तक चला? 2014 से 2019। और ये कब से कब चला? 2021 से 25-26। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे अपन? इसमें टारगेट था हमारा ओडीएफ को प्राप्त करना। ठीक है, तो वही इसमें टारगेट क्या होता था? इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन बनाते थे, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाते थे। ठीक है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इनकी बातें होती थी, ये चीज थी। ठीक है, इसमें ये था। और अपन ने इसमें क्या अचीव कर लिया भाई? 10 करोड़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन बना दी। ठीक है, 6 लाख गांवों को क्या बना दिया? ओडीएफ बना दिया। सैनिटेशन अपन ने कितना इंक्रीज कर दिया? 39% से 100%। ये हमारी फेज 1 की बातें हो गई। फेज 2 में अपन क्या कर रहे हैं? ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस बोले तो संपूर्ण स्वच्छता। संपूर्ण स्वच्छता में क्या करते हैं? एक तो ये ओडीएफ है, इसको बना के रखो, मेंटेन, बरकरार रखनी है आपकी जो ओडीएफ स्टेटस है इसको। साथ में अपन को क्या करनी है? सॉलिड एंड लिक्विड, जो भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना है, वेस्ट मैनेजमेंट करना है, और विजुअल क्लीनिनेस हो। तीसरा क्या है? गोवर्धन को अपन प्रमोट करें। और गांवों का कैटेगराइज कैसे करते हैं? क्या? एस्पिरेशनल, एस्पायरिंग, राइजिंग और मॉडल। मॉडल में तीनों चीजें आ जाएगी। मॉडल क्या कर रहा होगा? ये भी कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, और ये भी कर रहा होगा। ठीक है, बाकी अपन को याद नहीं रखना। मॉडल में ये तीनों चीजें आ जाएगी। गोवर्धन का क्या था? दो 2018 में अपन ने ये स्कीम लेके आए। किसका पार्ट है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? जो भी एनिमल डंग है, काऊ डंग, ठीक है, काऊ डंग हो गया, ठीक है, क्रॉप एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो गया, इससे क्या बनाएंगे अपन? बायोगैस और बायोमेन्योर, फर्टिलाइजर, ये अपने जो खाद वाद बन जाएगी। ठीक है, बायोमेन्योर अपन बनाते हैं। पर डिस्ट्रिक्ट अपन को एक मॉडल चाहिए, पर डिस्ट्रिक्ट 1 मॉडल प्रोजेक्ट होना चाहिए। राजस्थान में कितने हो गए? इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से राजस्थान में कितने हैं? 7 प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारी गोवर्धन। फुल फॉर्म अपन को याद नहीं रखनी, ना तो अपन को रहेगी, ना अपन को याद रखने की कोशिश करनी। अब आते हैं अपन राजस्थान के अंदर कि राजस्थान की, ये तो जनरल बात कर ली अपन ने स्वच्छ भारत मिशन की, ग्रामीण की। राजस्थान में भी वही फेज 1 होगा, फेज 2 होगा। राजस्थान भी कभी ओडीएफ डिक्लेयर हुआ होगा फेज 1 के अंदर। तो कब डिक्लेयर हुआ था? मार्च 2000। लिख नहीं रखा क्या मैंने? अच्छा, फर्स्ट लाइन में निकल गया ना, लिखी है क्या? हाँ भाई, सॉरी, मैंने कहा वही 18 के आसपास। तो हम ओडीएफ कब बने? मार्च 2018 में। भाई यहां से दिखने में ना फर्क है क्या? ध्यान दो। ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन बनाते हैं, वही अपन ने पढ़े। कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स अपन प्रमोट करते हैं। अब ये 12,000, सबको पता है कि 12,000 रुपए मिलते हैं। किस किस को मिलते हैं? जो एलिजिबल होते हैं। एलिजिबल कौन है? बीपीएल, एससी, एसटी, स्मॉल मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस लेबरर, फिजिकली हैंडीकेप्ड, विमेन हेडेड फैमिली। ऐसा नहीं कि सबको 12,000 नहीं मिलेंगे, किसी अमीर आदमी को नहीं मिलेंगे। जो भी वंचित वर्ग है उनको 12,000 रुपए मिलते हैं कि तुम टॉयलेट बनवा लो अपने घर पे। और कम्युनिटी जो सामुदायिक स्वच्छता परिसर जो हैं, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स है, ये
ग्राम पंचायत बनाती है, वही बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास, बाजारों में, ये अपन बनाते हैं, ये अपन देखते भी हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि वहाँ पे जनरली कई जगह ताले लगे रहते हैं और कई जगह पे काम भी करते हैं। मार्केट मैंने तो मार्केट में बंद ही देखे हैं, बस स्टैंड पे जरूर चालू दिख जाएंगे। ये चीज़ें हैं। अब इनका जो बोला गया है कि जो 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट देता है ग्राम पंचायत को, अपन अभी बात करेंगे ग्रांट कैसे देता है, क्या देता है, वो जो ग्रांट देता है उसका भाई उसमें से पैसा आप काम में ले सकते हो। तो ये इसमें जो भी 3 लाख का खर्चा आएगा, इसमें से 30% कहाँ से ले सकते हो आप? 15 फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट आती है उनसे अपन पैसा काम में ले सकते हैं इसको बनाने में। सेकेंड फेज अपने यहाँ पे भी 20-21 से स्टार्ट किया, उसमें पता ही है क्या फोकस हो रहा होगा, ओडीएफ प्लस संपूर्ण स्वच्छता, ओडीएफ को बरकरार रखना, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना, गोवर्धन प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट करना, तो हमारे यहाँ पे भी है। और मैंने बताई दिया कि राजस्थान में 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बाकी कन्वर्जेंस अपन को देखने को मिलेगा अलग स्कीम के साथ। तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटिन बनती है, बीपीएल, एससी, एसटी, ये सब बनती है, तो इनमें मनरेगा वर्कर भी काम करने आ जाते हैं, ठीक है। मनरेगा वर्कर को ले देके उनको अपन को रोजगार देना है। अब तुम उनसे कुछ भी कराओ, रतन जोत के पेड़ लगवा लो, लेटिन बनवा लो, ठीक है, गड्ढे अमृत सरोवर में काम करवा लो, ले देके वही है, ठीक है। ये राजस्थान स्पेसिफिक बातें हो गई अपनी। तो ये अपना मेंस का सिलेबस था। क्या क्या पढ़ लिया है अपन ने, इसमें से बताओ क्या क्या पढ़ लिया है? अच्छा यही पढ़ा है क्या? ठीक है। अपन ने एसडी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा शुरू में, ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा? पर कैपिटा इनकम पढ़ी। इंक्लूसिव ग्रोथ धीरे धीरे अपन पढ़ते जा रहे हैं, एक साथ में मैं वैसे भी बता दूंगा। जैसे कि अपन ने यहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अपन यही बात करते थे कि इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। विकसित राजस्थान अपन धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, हर चैप्टर में विकसित राजस्थान की कुछ चीजें अपन देखते हैं। टोटल अपन जनरल बात अपन ने पहले लेक्चर में करी थी, ग्रीन ग्रोथ, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये जब अपन बाद में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर ग्रोथ में प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी मैंने बताई थी आपको, ये अपन पढ़ चुके थे। इसमें एनिमल हस्बेंड्री एलाइड एक्टिविटीज अपन ने देख ली थी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग अपन ने ढंग से देखा था। गवर्नमेंट स्कीम फॉर फार्मर वेलफेयर, ये भी अपन ने देख ली थी। फिर रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये आज अपन देखेंगे। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे थे, ये अपन ने, अब ये यहाँ पे 2 ही टॉपिक दे रखे हैं, पर ये पूरा चैप्टर पढ़ना है अपन को, जिसमें अपन अभी चल रहे हैं। तो अभी अपना आधा खत्म कर लिया, अभी आधा और बचा है। फिर इसके बाद अपना आधा लगभग ऐसा मानो कि 40% सिलेबस अपना हो चुका है, बाकी ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, स्कीम है। अब चौथा पिलर है, 6 पिलर पे अपन बात कर रहे थे, ठीक है। थर्ड पिलर अपन ने खत्म कर लिया। यहां तक किसी को डाउट है? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है? थर्ड पिलर में क्या क्या पढ़ा अपन ने? सस्टेनेबली मैनेज करना है, ठीक है। और क्या करना है? उसको क्लाइमेट रेजिलियंस के हिसाब देना है। किसको? पानी और सैनिटेशन। तो पानी के लिए क्या था? मिशन अमृत सरोवर था, ठीक है, जिसमें अपन 75 वाटर रिसोर्सेज बना, अमृत सरोवर बना रहे थे। मिनिमम पर डिस्ट्रिक्ट 75 तो हो ही, नए भी हो सकते हैं, रिस्ट्रक्चर भी अपन करवा सकते हैं, ठीक है, ये चीज थी। एरिया कितना हो? 1 एकड़ का होना चाहिए, 10,000 उसका क्यूबिक मीटर भंडारण क्षमता उसके होनी चाहिए, ठीक है। 50,000 का टारगेट था जो अपन ने पूरा कर लिया। अभी तो शायद 65,000 के आसपास बना चुके हैं। राजस्थान में भी अपन ने 3138 बना दिए फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में 601 का हमारा टारगेट है जो चल रहा है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, और इसमें वही कन्वर्जेंस देखने को मिलता है स्कीम से, वही नरेगा के वर्कर काम में आएंगे। तो नरेगा की साइट बन गई ऑटोमेटिकली, तो नरेगा की साइट होगी तो नरेगा सॉफ्टवेयर अपन को मिल जाएगी। और दूसरा अपन ने देखा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। जल स्वावलंबन, अपन आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, तो 4 वाटर को अपन प्रमोट करना चाह रहे हैं। 2016 में फर्स्ट आया था, अभी फरवरी 2024 में सेकंड आया था। 5 लाख स्ट्रक्चर बनाने हैं अपन को, कहाँ 20,000 गाँव में बनाने हैं, ठीक है, 4 साल में बनाने हैं। पहले फेज में टोटल 11,200 करोड़ का बजट था, पहले फेज के लिए 3,500 करोड़ का है, और अपन ने 5,000 गाँवों को टारगेट किया है। करते क्या है उसमें? वही जो भी कम खर्चे के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, फार्म पॉन्ड हो गया, एनीकट हो गया, ठीक है, ये परकोलेशन टैंक हो गए, ये सब बनाने का अपन काम करते हैं। फिर अपन ने देखा बायोफ्यूल, ठीक है। बायोफ्यूल में राजस्थान में अभी जो वर्तमान में चल रहा है बायोडीजल,
ठीक है, उसके लिए बायोफ्यूल अथॉरिटी होती है और एक वेस्टलैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड होता है। ठीक है, ये है। तो बायोफ्यूल अथॉरिटी का काम होता है कि जो वेस्टलैंड है उन वेस्टलैंड में नॉन एडिबल ऑयल सीड्स को प्रमोट करें, अखाद्य तिलहन फसलों का उत्पादन करें, महुआ, नीम, करंज, रतनजोत, ये सब करें। ठीक है, महुआ, नीम ये तो मिल ही जाते हैं। नीम, ये करंज और रतनजोत के लिए अपन ने बात करी थी कि 8 डिस्ट्रिक्ट इधर के, 12 डिस्ट्रिक्ट ये। अब तो थोड़ा नए डिस्ट्रिक्ट भी बन गए, डेटा थोड़ा मैंने पुराना उठा हुआ है तो बदल सकते हैं, बट अपन को ये मोटा मोटा हाड़ौती और वागड़ वाली रीजन है और ये ईस्टर्न राजस्थान वाली रीजन है जिसमें अपन प्रमोट करते हैं। अब इससे क्या होता होगा, बायोडीजल में अपना टारगेट ऑलरेडी जो नेशनल टारगेट है कि 5% करना है अपन को 2030 तक, उसमें मदद मिलेगी। ठीक है, और राजस्थान ने क्या कर रखा है, राजस्थान ने क्या किया है कि अपन ने बायोडीजल को अलाउ कर रखा है, रिटेलर्स को अलाउ कर रखा है। हमने लगभग कैपेसिटी कितनी बना ली है, 4.20 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी हमारी है ना, इतना हम डेली प्रोड्यूस करते हैं। 12 प्रोड्यूसर हैं, 102 रिटेल आउटलेट आपको मिल जाएंगे, मतलब पेट्रोल पंप टाइप के आपको मिल जाएंगे जहां पे आप बायोडीजल ले सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें मिल जाएगी। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उसके दो फेज हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में अपन ने देख लिए ओडीएफ, सेकंड में ओडीएफ प्लस संपूर्ण स्वच्छता, और अब अपन चलते हैं चौथा जो है एफिशिएंट डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, विकेंद्रीकृत शासन की सशक्त प्रणाली। ठीक है, जब अपन ने विकसित राजस्थान की बात करी थी तो एक विजन स्टेटमेंट लिखा था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, है ना, ग्रामीण विकास के लिए एक विजन स्टेटमेंट था कि क्या कि 2047 तक जो गांव है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो क्या कर सके, जो ग्राम स्वराज की अवधारणा है उसको पूर्ति कर सके, है ना, जो सही में अपन को गवर्नेंस चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र खुद करे, वो अपन चाहते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया होगा भाई देखो, हम तो हमेशा अग्रणी रहे हैं, चाहे बायोफ्यूल हो चाहे पंचायती राज हो। ठीक है, तो भली से इंडिया बाद में चेता हो, लेकिन अपन तो पहले ही चेत गए थे। ठीक है, तो हमने पंचायती राज को प्रमोट किया है इसमें। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन कि वही पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, आप राजस्थान पॉलिटी में पढ़ोगे, वहां डिटेल में पढ़ लेना, बट फिर भी मैं मोटा मोटा स्पीड से बताते हुए निकल जाऊंगा ताकि आप वहां पे पॉइंट ऐड कर पाओगे कि रिसेंटली क्या क्या हो रहे हैं। बाकी अपन को उसको जो मेन पढ़ना है कि जो पंचायतें हैं, है ना, ये जो ग्रामीण क्षेत्र अपन पढ़ रहे हैं, उनको पैसा कहाँ से आता है, भाई पैसा कहाँ से आता है उनको, है ना, अच्छी गवर्नेंस कर सकें, वो ग्राम स्वराज को फुलफिल कर सकें, उसके लिए उनके पास पैसे चाहिए। पैसा कहाँ से आता है, तो कुछ स्टेट कमाता है, जो भी अपन से टैक्स फिक्स लेके कमाते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ बंटवारा होना चाहिए, तो वो पैसा मिलता होगा। मोदी जी भी कमाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कमाती है, उसमें से भी बंटवारा होना चाहिए, वो भी बंटवारे का हिस्सा यहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये चीज़ है। तो 15 फाइनेंस कमीशन में क्या रिकमेंडेशन दी कि गाँव वालों को कितना मिले, वो सब चीज़ें अपन इसमें पढ़ते हैं। तो पहले मोटा मोटा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। तो ये ब्रीफली अपन स्पीड से थोड़ा सा डेवलपमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या अपन ने पढ़ा। तो राजस्थान तो भाई पाइनियर रहा है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे स्टार्ट की थी, नागौर में, ये सब पढ़ लिए होंगे आपने। फिर इसी चीज को ये तो आपने कर दी, बट जो संविधान था उस टाइम पे 2 टियर ही चलती थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। 3rd टियर अभी भली से राजस्थान ने इंट्रोड्यूस कर दिया, बट ऑल इंडिया नहीं थी, कहीं पे था कहीं पे नहीं था। ऑल इंडिया होने के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ठीक है, वो सारी कमेटी आपने पढ़ी होगी इंडियन पॉलिटी में। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। 73rd अपना पंचायती राज से रिगार्डिंग है, इसमें नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस होता है, आर्टिकल 243 जी, ये सब चीजें हैं। हम राजस्थान में पहले ही ला चुके थे, पंचायती राज एक्ट हमने 1953 में बना दिया था। पंचायती राज रूल्स हम 1996 में ढंग से किए थे, क्योंकि ये एक्ट आया था 1993 में, तो हमारी जो पंचायत तो हमारे पहले ही चल रही थी, उसको हमने रूल्स को अमेंडमेंट किया 1996 में, और ये सब चीजें किया। ये पॉलिटी में पढ़ना है यार, कुछ है नहीं है। ठीक है, बोल बच्चे ने अपने जो काम की चीजें वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है कि पंचायत राज का स्ट्रक्चर क्या चलता है, 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। क्या क्या होता है, ऊपर जिला परिषद होती है, नीचे से चलते हैं, नीचे ग्राम सभा जिसमें सारे एडल्ट मेंबर आ जाते हैं, फिर ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद होती है। ठीक है, ये सब चीजें हैं, 3 टियर सिस्टम है। अब इसमें क्या कंपल्सरी प्रोविजन है क्या नहीं है, सब पॉलिटी में पढ़ना स्किप मारते हैं। मुझे जो बताना है मैं आपको बता देता हूं कुछ करंट की चीजें। रिसेंटली अपन
क्या क्या चीजें आई है पंचायती राज के लिए, ताकि अपन पॉइंट में लिख सकें। तो एक सभा सार आया है, जो भी ग्राम सभा की मीटिंग होती है उनका समरी अपन हो जाए, तो इसके लिए एआई टूल है सभा सार। टेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा डिटेल में, बट फिर भी इतना सा याद रख लो, सभा सार। ठीक है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होते हैं, जो भी ग्राम सभा वाले बैठे हैं, उसकी सार आ जाएगी। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स अपन ने किया है कि पंचायतों की परफॉर्मेंस को असेस करें, तो उसके लिए इंडेक्स लेके आए हैं। उसके अलावा स्टेट पंचायत अवार्ड नेशनल लेवल पे मिलते ही हैं, स्टेट पंचायत अवार्ड अपन ने इस बजट में इंट्रोड्यूस किए हैं कि अब पंचायतों को अवार्ड भी देंगे अपन। और अभी रिसेंटली एक खबर आपने पढ़ी होगी कि पहले क्या होता था कि जो भी सरपंच प्रधान इनके लिए चुनाव लड़ते हैं तो 2 बच्चों वाला नियम था, ठीक है, वो पॉलिसी अब स्क्रैप कर दिया। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है जो अपन लिख सकते हैं कि भाई ये चीजें हुई है। और भी रिसेंट अगर आपको लिखना है तो पहले ग्राम पंचायत में वार्ड होते थे 5, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, मिनिमम 7। हर ग्राम पंचायत में आपको कम से कम 7 वार्ड तो देखने को ही मिलेंगे। ये रिसेंट चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अभी इलेक्शन ड्यू चल रहे हैं, वो सब चीजें, बाकी इतना काम का याद नहीं रखना है। अगर अपन बात करें पॉपुलेशन की, रूरल पॉपुलेशन की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की पॉपुलेशन कितनी है, अगर मोटा मोटा अभी की तारीख में बात करें तो ये लगभग है 6 करोड़ के आसपास। और शहरी क्षेत्र की कितनी है, 2.3 करोड़ के आसपास। तो टोटल अगर हमारी पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 8.3 करोड़ के आसपास अभी चल रही है राजस्थान की, जिसमें से 6 करोड़ कहाँ पे रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, 2.3 अर्बन क्षेत्रों में। ठीक है, अब ये कुछ डेटा अखबार का था और कुछ डेटा इकोनॉमिक रिव्यू का था। मैंने आपको पहले अखबार वाला बताया था, और ये डेटा किसका है, इकोनॉमिक रिव्यू का। इकोनॉमिक रिव्यू वाला फाइनल अपन याद रख लेते हैं। तो राजस्थान में अगर मैं बात करूं, ग्राम पंचायत कितनी है, 14,403। पंचायत समिति कितनी है, 457। जिला परिषद कितनी है, 41। भाई 41 डिस्ट्रिक्ट है तो 41 जिला परिषद होगी। पंचायत समिति 457 और ग्राम पंचायत कितनी, 14,403। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि नए जिले बने तो गवर्नेंस थोड़ी बेटर हो सके, लोगों के पास और ज्यादा पहुंच सके, उसके लिए अपन ने नए जिले बनाए, नए पंचायत समिति बनाई, नई ग्राम पंचायत बनाए। तो नए ग्राम पंचायत बने तो अभी एक मिनिमम अपन ने देख लिया कि कम से कम पहले 5 वार्ड होते थे हर ग्राम पंचायत में, अब कितने होंगे, 7 होंगे। ये एडिशनल चीजें मैंने आपको बता दी। अर्बन का अपन अर्बन के टाइम पे देख लेंगे। अब अपन बात करते हैं पैसा कहां से आता है पंचायतों के पास। पंचायतों के पास पैसा कहां से आता है, एक तो खुद टैक्स लगा ले, है ना, खुद मैं पंचायत पे टैक्स लगा लूँ कि तेरा बंगला बना हुआ है भाई, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी टैक्स निकाल, ठीक है, थोड़ा गांव को भी दान कर दे, उस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिए। या ग्राम पंचायत पानी पे कोई वाटर सेस लगा लिया, कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई सेस लगा लिया, ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, राज्य सरकार जो भी इनकम करती है उसमें से कुछ अपन को शेयर मिल जाए कि भाई मालिक हमारा भी बंटवारा हो तो हमें भी थोड़ा बहुत मिले। वैसे ही केंद्र सरकार जो देती है उसमें से भी थोड़ा शेयर हमें मिले। ये इनके इनकम सोर्स होते हैं। खुद की इनकम जनरली कम होती है, क्योंकि बहुत ही फर्स्ट कॉन्टेक्ट इनका यही होता है। जैसे मान लो किसी गांव वाले पे भजन लाल जी टैक्स लगाएं तो इतना दुख नहीं होगा, और उसी गांव का सरपंच टैक्स लगा दे तो दुख हो जाएगा कि भाई अगली बार तेरे को वोट नहीं दूंगा। ठीक है, तो थोड़ी सी इनकी इनकम कम होने का रीजन ये है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे सोर्स होते हैं। तो अपन ये सोर्स खुद के सोर्स अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन सोर्स पढ़ेंगे कि राज्य सरकार की तरफ से कौन सा पैसा कितना मिलता है, तो उसको रिकमेंडेशन देने वाली बॉडी है स्टेट फाइनेंस कमीशन। केंद्र सरकार की तरफ से कौन सा पैसा आता है उसको रिकमेंडेशन देने वाली है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, है ना। तो ये चीजें अपन पढ़ेंगे। तो अपन पहला पढ़ते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो भजन लाल जी ने पैसे लिए, मतलब खुद ने नहीं लिए बट जनता से पैसे लिए, अब ये पैसा बटेगा, सब में बटेगा। तो जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में जो अर्बन की गवर्नमेंट है और जो पंचायती राज है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बटेगा, अर्बन लोकल बॉडीज में पैसा बटेगा। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं ये, और ये पैसा बटेगा, कितना बटेगा, कैसे बटेगा, ये कौन बताएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। आपके मेंस के सिलेबस में ये साफ साफ टॉपिक दे रखा है। पिछली बार 2023 में क्वेश्चन भी आया था कि जो 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशन क्या है। ठीक है, अब अगेन स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, गवर्नमेंट जो एक्सेप्ट करती है वो चीज अलग होगी। ठीक है, मान लो स्टेट फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया कि देखो भाई तुम्हें 7% देना चाहिए, तुम्हें 7.25% देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हम तो 7.25 ही देंगे, हम तो 7 ही देंगे, तो वो क्या कहलाता है, एक्सेप्टेड क्या हुआ। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, जब भी कोई स्टेट फाइनेंस कमीशन
जैसे अपन देखेंगे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हर 5 साल में आपको बनाना है, हर 5 साल के लिए बताओगे आप, आपका काम ये होता है, तो टर्म ऑफ रेफरेंस दी जाती है ना। 1.5 साल का जनरली इनका कार्यकाल होता है। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा प्रोविजन देख लेते हैं क्या क्या है। तो अभी तक कितने फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं? स्टेट फाइनेंस कमीशन 7। पहले का चेयरमैन कौन था? के गोयल जी। सेकंड हीरालाल देवपुरा, ठीक है, ये मिनिस्टर भी रहे हैं, सीएम भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा स्टेट फाइनेंस कमीशन के कौन से चेयरमैन है जो सीएम भी बने, तो क्या नाम हो जाएगा? हीरालाल देवपुरा। फिर मानिक चंद जी थे, फिर बीडी कल्ला साहब है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कौन मंत्री भी रहा है, तो बीडी कल्ला साहब मंत्री भी रहे हैं। ज्योति किरण हो गई। प्रद्युमन 6 के कौन थे चेयरमैन? प्रद्युमन सिंह। और रिसेंटली जो अभी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 7, उसके चेयरमैन कौन है? श्री अरुण चतुर्वेदी जी, ठीक है। अब 5-5 साल के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है। अभी अपन बात करते हैं, है ना, क्योंकि ये 1993 में एक्ट हुआ था, तो ये 95 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और ये दिए थे उस टाइम पे। अभी जो 20-21 के लिए से लेके 24-25 के लिए किसकी रिकमेंडेशन है? प्रद्युमन सिंह की, 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन की। 7th जो है वो रिकमेंडेशन देगा 25-26 से 29-30 के लिए। अब जनरल में मैकेनिज्म बता देता हूँ कि क्या होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इनमें जो आर्टिकल 243 आई और 243 वाई, ये बोलता है 243 आई और 243 वाई ये बोलता है कि भाई आपको एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ेगा, जिसका काम क्या होगा? वो रिकमेंडेशन देगा कि जो स्टेट का जो भी नेट उनके पास जो पैसा आ रहा है वो कैसे डिवोल्यूशन होगा, उसका कैसे वो बटेगा, ये चीज है। तो हर साल, हर 5 साल में स्टेट के, हर साल में एक पंचायत ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। और ये मैंने बता दिया कि 73rd 74th में ये आर्टिकल है, इनके अनुसार प्रोविजन है। स्टेट में पंचायती राज एक्ट 1974 में सेक्शन 18 में बात है, सेक्शन 76 में बात है, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। बात ये काम क्या है कि जो स्टेट है, राज्य है, वही जो अपन ने बात करी थी, ये राज्य, इससे लोकल डिवोल्यूशन कितना होगा, ये रिकमेंडेशन इनका मेन काम है कि भाई यहां से जो नीचे जो पैसा जाएगा वो कितना जाएगा। तो ये पैसा क्या कहलाएगा? वर्टिकल डिवोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे अपन? वर्टिकल डिवोल्यूशन कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर कैसे होगा। और अब हर जिले में अर्बन लोकल बॉडी है, पंचायत है, तो ये हर जिले में बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज कैसे होगा, ये सब कौन बताएगा? ये बताएगा हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन। और इसकी जो जनरली टर्म ऑफ रेफरेंस होती है, उनमें क्या बातें की जाती है वो अपन देखते हैं। कि जैसे होता क्या है, जनरली गवर्नर जो होगा वो नोटिफिकेशन निकालेगा कि हम स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। प्रोविजन क्या है? 243 आई और वाई में क्या लिखा हुआ है कि हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा। तो गवर्नर साहब बोल देंगे कि हम 20-21 से 25-26 ये 24-25 के लिए अपन स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। तो जनरली मैंने आज की तारीख में घोषणा कर दी कि भाई साहब अरुण चतुर्वेदी जी बन गए, ठीक है, या पुराने जो प्रद्युमन सिंह जी हैं वो बना दिए। अब इनमें मेंबर भी होते हैं, ठीक है, तो उसमें मेंबर भी होंगे, कभी पुराने में 2 थे, कहीं पे 3 है, एक सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है, वो सब चीजें। अब इनको जनरली 1.5 साल दिया जाता है। जनरल बता रहा हूं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, गवर्नर नोटिफिकेशन में लिखता है कि तुम्हारा टेन्योर इतना होगा। 1.5 साल ये बैठेंगे, 1.5 साल ये बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई इतना पैसा आता है, इतने इतने फैक्टर होते हैं, किस पंचायत को कितना मिले, क्या मिले, ये बैठ के रिपोर्ट देते हैं, उसके बेसिस पे पैसा बढ़ता है। अब जनरली क्या होता है कि जैसे अभी मान लो प्रद्युमन सिंह जी ये अरुण चतुर्वेदी साहब को बनाया, अब आज बना दिया, मान लो आज बना दिया बोर्ड के, आज अपन ने बना दिया। अब बनाने के बाद ये इनको टाइम लगेगा, 1.5 साल लगेगा। अब लेकिन जो मैंने मान लो इनको बनाया, जैसे अरुण चतुर्वेदी जी को कब के लिए बनाया अपन ने? 25-26 से 29-30 के लिए, 25-26 से 29-30 के लिए अपन ने बनाया, ठीक है। अब क्या होगा? 1.5 साल का इनका पास टेन्योर है। अब आज की तारीख में मैं 1.5 साल पूरा होते होते तो 25-26 ही निकल जाएगा, 1 साल तो निकल ही गया, 1.5 साल तो निकल ही जाएंगे, तब तो ये पूरी रिपोर्ट देंगे। तो ये क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, इनसे पहले जो भी रहा हो, इनसे पहले जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन हो, जैसे छठा रहा, तो उसकी जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी उसको बोल देंगे कि देखो भाई एक काम करते हैं, अभी पहले साल तो वो जो रिपोर्ट थी उसी को मान लो, पहले साल तो वो जो रिपोर्ट थी उसी को मान लो, ठीक है। जनरली ऐसा करते हैं। तो जनरली आपको शुरू में 1 साल के लिए इंटरिम रिपोर्ट देखने को मिलेगी, इंटरिम रिपोर्ट। तो अभी जो इन्होंने 7th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, बोला कि 25-26 के साल के लिए तो आप ये मान लो, फिर आगे के 27, 28, 28, 29, 29, 30 इसके लिए हम बाद में बताते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा? शुरू में 1 साल के लिए इंटरिम रिपोर्ट, क्योंकि भाई डेट टाइम लगता है।
अब आज की तारीख में तुम बोलोगे तुरंत बताओ, तुरंत तो नहीं बता सकते, पुराना जैसा हिसाब चलता आ रहा है वैसा अपन मान लेंगे। ये करते हैं। तो जैसे ये तो 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात है, ठीक है, कि 6 फरवरी ये 12 अप्रैल को गवर्नर साहब ने बोल दिया था, याद नहीं रखना है। अभी अपन छठे और सातवें दोनों को थोड़ा सा अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन कब बना था, कब बनाया गया था? अप्रैल 12 को 2021 में। इसके चेयरमैन कौन थे? प्रद्युमन सिंह जी। अदर मेंबर कौन थे? लक्ष्मण सिंह रावत और डॉक्टर अशोक लोहाटी। ये वही अशोक लोहाटी ही जी हैं जिनका मकान अपनी साइड में ही है, ठीक है, जिसको आप लोग घूमते घामते पहुंच जाते हो, वो ये वही भाई साहब हैं, ठीक है। और मेंबर सेक्रेटरी कौन है? SC देराश्री। इनका टेन्योर क्या था? वही 5 टेन्योर तो इनका 1.5 साल के आसपास था। टेन्योर कितना था? 1.5 साल, ठीक है। लेकिन इनको रिकमेंडेशन कितने सालों के लिए देनी थी? 5 सालों के लिए, 20-21 से लेके 24-25 के लिए। अब इनकी रिकमेंडेशन में आ गई दिक्कत। दिक्कत बताओ कैसे हुई? क्योंकि नॉर्मल इन तो रिकमेंडेशन देके निकल गए, अब बाद में गहलोत सरकार ने क्या कर दिया, नए जिले बना दिए, नए पंचायतें बना दिए, तो भाई साहब बैलेंस बिगड़ेगा। तो ये जो रिकमेंडेशन दी गई है इसको लास्ट ईयर में चेंज किया गया, ठीक है। तो शुरू में अपन देखेंगे 2 पार्ट में इनकी रिकमेंडेशन अपन देखेंगे कि पहले तो जनरल ये बता के गए थे कि 6.75% मिलेंगे। लास्ट के साल में क्योंकि जिले बढ़ गए, पंचायत समिति बढ़ गई, पंचायतें बढ़ गई, तो उस रिकमेंडेशन को थोड़ा सा चेंज किया गया, ठीक है। जनरली जब भी कोई स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है तो गवर्नर नोटिफिकेशन में ये चीजें लिख के देता है कि ये तुम्हारा टर्म ऑफ रेफरेंस है, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें क्या करना है। तो क्या करना है ये बताया जाता है उन्हें, ठीक है। तो उन्हें क्या क्या बताया जाता है कि पहले तो आप ये करोगे कि पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको रिव्यू करोगे और हमें ये बताओगे कि जो सरकार है वो जितने भी टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स, फीस जो भी कलेक्ट करती है उसका जो नेट प्रोसीड है, मतलब उनका जो कलेक्ट करने में जो खर्चा वर्चा है वो सब घटा घटू के जो नेट उनके प्रोसीड है उसमें से कितना % नीचे जाएगा, वर्टिकल डिवल्यूशन कितना होगा। एक काम तो तुम ये बताओगे। दूसरा क्या बताओगे कि उनकी खुद की भी इनकम हो, तो तुम ये डिटरमाइन हमें बताओ कि पंचायत या लोकल बॉडी जो है, अर्बन लोकल बॉडी, वो कौन से टैक्स लगा सकती है, कौन सी फीस कलेक्ट कर सकती है, ये भी बताओ कि भाई क्यों डिपेंडेंट रहे, उनको खुद को पावर दे रखी है अपन है, तो तुम भी टैक्स लगाओ। तो ये चीज है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, ड्यूटीज, टोल, फिक्स, जो अपन असाइन कर सकते हैं किसको? लोकल बॉडीज को। तीसरा क्या है? कुछ पंचायतें ऐसी हैं, मतलब जनरली सब में ऐसा देखने को मिलेगा कि फिर भी इनकी पूर्ति नहीं होगी। सरकार की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं जिनको वो चाहते हैं कि भाई स्वच्छ भारत मिशन डले, ठीक है, या राजस्थान गवर्नमेंट की भी कुछ प्रायोरिटीज हैं वो चले, तो सरकार ग्रांट इन एड की जो सरकार की जो संचित निधि है उससे आपको कुछ पैसा सबको दिया जाएगा मुफ्त में, ग्रांट के तौर पे, वो आपको रिटर्न नहीं करना है। तो एक तो आपका खुद का हक है कि भाई ये सरकार आपने कमाया, इसमें से हमें वर्टिकल इतना मिलना चाहिए, ये तो हक की बात है। ग्रांट इन एड क्या है? दया है, ठीक है, कि कितना हमें देना है। तो जनरली टर्म ऑफ रेफरेंस में 3 चीजें होती है। पहला तो कि कितना % डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दूसरी चीज इनको कौन से अपन टैक्स, फीस ये असाइन कर सकते हैं, तीसरी चीज क्या है ग्रांट इन एड का क्या होगा और कौन से प्रिंसिपल पे होगा, और एक और चीज देती है कि ये क्या कैसे फाइनेंशियल पोजीशन अपन बढ़ा सकते हैं। ये जो पंचायतें हैं या अर्बन लोकल बॉडी है इनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको कैसे अपन बेहतर कर सकें, इसके रिकमेंडेशन देने का काम भी स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपन बोलते हैं। तो ये जनरली इनकी टर्म ऑफ रेफरेंस होती है। अब क्या क्या दी गई है छठे और सातवें में वो अपन बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें लग जाएगा टाइम, ठीक है, तो इसको अपन कल ही पूरा करेंगे, ठीक है। मोटा मोटा मैं बता दूं, ठीक है, कि मैंने आपको बता दिया कि शुरू के 4 सालों के लिए तो कितना रिकमेंडेशन दिया था इन्होंने कि 6.75 हो। लास्ट के साल के लिए इन्होंने तो रिकमेंडेशन 7.25 का दिया था, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कितना किया? 7। इन्होंने कितना बोला था? 7.25 कि 7.25% दो लास्ट के साल में, क्योंकि पंचायतें बढ़ गई, वो सब चीजें बढ़ गई, तो 7 इन्होंने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता था कि पंचायती राज को कितना मिलेगा, अर्बन लोकल बॉडीज को कितना मिलेगा। तो पहला था शुरू के 4 साल 75.1, जैसे कि, फिर इसको डिटेल में अपन कल देखेंगे, पर मोटा मोटा मैं आपको अभी बता देता हूं। शुरू में बोला गया था कि शुरू में जब इनके एक्सेप्ट हुई थी तो 75.1 तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, मान लो 100 रुपए सरकार इनको डिवोल्व कर रही है,
नीचे वर्टिकली 100 रुपये दे रही है। तो 100 रुपये में से 24.9 रुपये तो किसको मिलेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज को, और 75.1 किसको मिलेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूट को। ये शुरू के 4 साल के लिए। अगले साल अपन ने देखा कि चेंज हुआ, डेटा चेंज होकर कितना हुआ, 26.8 और 73.2। अब इसमें भी केच ये है, मैंने अगेन बताया 7वें स्टेट फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला होगा, जो इन्होंने लास्ट में बोला होगा। तो 7वें स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर अपन रिपोर्ट की बात करेंगे 75-26 के, तो भाई 7% 2 और ये 26.8 ऐसे होगा और 73.2 होगा। बाकी डिटेल अपन इनको कल देखते हैं, ये थोड़ा टाइम, क्योंकि मेंस का एक सेपरेट टॉपिक है तो इसको अपन कल देखेंगे। बाकी फिर अपन कल चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कितना ग्रांट, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट देखेंगे और वो चीजें देखेंगे, ठीक है। कल तो नहीं होगी अपनी क्लास, ठीक है, परसों होगी। कल अपन रखेंगे मेंटरशिप वाला सेशन, जिसमें अपन टॉपर्स की कॉपी को एनालिसिस करते हुए देखेंगे कि हिस्ट्री में कैसे बेहतर आंसर लिखे जाते हैं, क्या चीजें काम कर रही है, क्या चीजें काम नहीं कर रही है। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो आप, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, कोई डाउट ऑनलाइन?